ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंगल और आज मेरा साथ वीरू देंगे। हर्षदा एक शेड्यूल छुट्टी पर हैं, तो आज मैं और वीरू आपका साथ देंगे 3:30 बजे तक। और वीरू थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि 1.5 घंटे क्या बोलेंगे, क्योंकि मार्केट फिर उसी मूड माहौल में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। एक्सपायरी के दिन एक दायरे में फंसा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट के साथ कारोबार। फार्मा, FMCG, IT शेयर बना रहे हैं दबाव। हालांकि बैंक निफ्टी और मिड कैप संभलने की कर रहे हैं कोशिश। मास्टेक के अच्छे नतीजों के बाद शेयर में करीब 14% का उछाल। न्यूक्लियस, रैमको और एकेलिया जैसे दूसरे मिड कैप IT शेयर में भी एक्शन। इधर खराब नतीजों के बाद ICICI सिक्योरिटीज में करीब 5% ज्यादा की गिरावट। फुटवेयर शेयरों की तेज हुई चाल। लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम इंडिया में 10 से 17% तक की तेजी। रिलैक्सो, बाटा, कैंपस और मेट्रो ब्रांड भी 3% तक ऊपर। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले होटल शेयरों में जोरदार तेजी। कामत होटल्स, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड जैसे सभी होटल शेयरों में 10% तक का उछाल। और पेटीएम पर बुलिश मोतीलाल ओसवाल। खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज किया शुरू। 35% ऊपर के दिए टारगेट। कहा कारोबार में दिख रही है अच्छी ग्रोथ। शेयर 3% ऊपर। चलिए, काफी स्लो दिन रहा है वीरू आज फिर से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आज सुबह हमारी स्ट्रैटेजी जो थी और फिर उसको रिविजिट भी किया था, और उसके बाद जब सुबह मार्केट खुली थी तब भी एक वार्निंग दी गई थी जब 17,680 पर निफ्टी गया था कि यही अटकने का जोन है। तो बेसिकली निफ्टी जो है वो एक वेल डिफाइंड रेंज, उस रेंज में रहा है। इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, जो सुबह हमने रेंज निकाली थी, निफ्टी ने उसका हाई और लो दोनों 16 पॉइंट से डिफेंड किया है। हाई भी 16 पॉइंट से डिफेंड किया है, लो भी 16 पॉइंट से डिफेंड किया है। एग्जैक्टली उस रेंज में निफ्टी बेसिकली रहा है आज। और दोनों एंड टेस्ट किए। सुबह हायर एंड टेस्ट किया, उसको रिजेक्ट किया। कुछ देर पहले लोअर एंड टेस्ट किया, हालांकि अभी लोअर एंड पर ही है, लेकिन उसको भी मार्केट डिफेंड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी हायर एंड को रिजेक्ट किया और वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस मार्केट में आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो मोर और लेस आपको लॉस ही लगेगा, अनलेस आप एक छोटा व्यू रखते हैं और 30-40 पॉइंट्स के ट्रेड्स ले रहे हैं तभी। लेकिन काफ़ी थकाने वाला दिन वीरू। जी हाँ, बिल्कुल थकाने वाला दिन है। और यही एग्जैक्टली सुबह अप्रोच थी कि भाई जनाब, इस आपको छोटी सी चैनल को ट्रेड करना है। अनुज, अब रणनीति पे आते हैं। अब वो HDFC बैंक के नंबर्स, इन्फोसिस के नंबर्स आए भी बड़े एक क्रिटिकल दिन पे थे। यानी जब 9 दिन 10 दिन की आपने तेजी देख ली तो उसने आपको एक रीजनेबल टॉप देने की कोशिश करी। उसके बाद फर्दर कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो हमें उतना उछाल दे कि हम उस जोन को पार कर जाएं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बिल्कुल थिन। तो ऐसे में ये रेंज मेंटेन रहे, इस बात के कितने संकेत हैं, कितनी पॉसिबिलिटी, और क्या क्लोजिंग में इंडेक्स पे फोकस करें या फिर स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्या अप्रोच रहेगी? नहीं, बिल्कुल वीरू। और देखिए, एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो हमने अब तक मंडे की रेंज नहीं तोड़ी है। मंडे का हाई 17,574 था और लो 17,574 था और हाई 17,860 के करीब था मेरे ख्याल से। अब तक हमने वो रेंज नहीं तोड़ी है। और आज सुबह भी हमारी कमेंट्री बहुत क्लियर थी कि 17,574 से 17,700 की आपकी एक रेंज रहेगी, और जो आज का हाई है और आज का लो है दोनों देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा था, एग्जैक्ट 12-15 पॉइंट विद इन दैट रेंज। रेंज टूटेगी या नहीं टूटेगी ये बहुत टफ है कहना, लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो टिपिकल ऑप्शन राइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहा है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन राइटर ने जबरदस्त पैसा बनाया है, जबरदस्त। और आज भी अगर आप देखें तो आज भी टिपिकल ऑप्शन राइटर का दिन है, जहां पर प्रीमियम जो है वो 40 से 90% के करीब बेसिकली आज के ट्रेड में गिरे हैं। अब मैं ये चीज़ थोड़ा पहले फायर हो गया, कोई नहीं। अब मैं ये समझा देता हूँ आंकड़ों के साथ में। 17,650 की कॉल में 83% का प्रीमियम गिरा है। 17,700 की कॉल में 89% का प्रीमियम गिरा है। और ओपन इंटरेस्ट देखिए 2 करोड़ और 2.25 करोड़। इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्योंकि ऑब्वियसली लगातार कॉल्स बेची गई
और उनमें प्रॉफिट बना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पुट बायर्स को पैसा मिल गया। अब पुट्स के आंकड़े देख लीजिए आप, पुट बायर्स को भी कुछ नहीं मिला इस मार्केट में। 17,750 के पुट देखिए, यहाँ पर भी 58% का प्रीमियम कोलैप्स हुआ। इवन 17,600 तक के पुट में प्रीमियम कोलैप्स हुआ। तो जैसा मैं कह रहा था, जो उससे पहले वाली अगर एक लाइन आ जाए कि बेसिकली एक इस कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा पैसा बना ऑप्शन राइटिंग का, और इवन एक्सपायरी वाला दिन जो है वो टिपिकल एक्सपायरी डे, और प्रीमियम्स जो है 40 से 90% बेसिकली नीचे गिरे हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, फिर मैं एक बात कहता हूँ कि ये रेंज टूटेगी या नहीं टूटेगी। बैंक निफ्टी एक शेड बेटर रहा है निफ्टी से, सिर्फ एक शेड, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़, बैंक निफ्टी ने कल का हाई रिजेक्ट किया। आज का हाई बैंक निफ्टी का कल के हाई के एकदम करीब, लेकिन हमने कल का लो नहीं टेस्ट किया बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पर देखिए हम लगातार लोस टेस्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे वो जो लो था 41,800 का, उसके हम इर्द गिर्द भी नहीं, 41,799 का लो था, उसके हम आसपास भी नहीं है, 42,160 पर है। तो अब ये रेंज अगले हफ्ते टूटेगी या नहीं टूटेगी, मेरे ख्याल से कल तो मुश्किल है, कल फ्राइडे है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है वीरू, एक अगर कॉन्ट्रैक्टिंग वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली हम थोड़ा सा एक्सपेंशन देखते हैं, और अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी है, और काफ़ी रिजल्ट पे हम रिएक्शन भी दे रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद अगले वीक थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिएक्शन आए। लेकिन उसमें बस एक चीज़ और जोड़ दूंगा, अगर हम यहाँ पर बंद हो गए निफ्टी पर, तो ये लगातार चौथा दिन होगा डिक्लाइन का। फिर वो 9 दिन का जो पैटर्न चल रहा है ना, वो रिस्क बढ़ जाएगा कि 9 दिन आप चले थे, फिर 9 दिन आप गिरे थे, फिर 9 दिन चले थे, फिर कहीं 9 दिन वापस गिरने की तैयारी नहीं हो रही हो। ये अगर 17,574 टूट गया और 17,550 500 के नीचे अगर हम बंद हो गए, तो फिर हम वापस उस चैनल में फंस जाएंगे। ये मुझे एक रिस्क लग रहा है मार्केट में। लेकिन आपकी क्या रीडिंग है, और स्टॉक्स पे क्या देखा आपने, स्टॉक फ्यूचर्स में? वाकई अनुज, अगर आप देखें इंडेक्स पे जब बहुत एक रेंज बाउंड मार्केट है, और इंडेक्स और राइटर्स में, मैंने ऑप्शन राइटर्स पैसा कमा रहे हैं, मैं कुछ विटनेस कर रहा था कि भाई स्टॉक स्पेसिफिक हो क्या रहा है। एक बार राइटर साहब जरा वो जो ओपन इंटरेस्ट की समरी है वो लेके आइएगा। कुछ बैंकिंग में याद रखिएगा आज दमखम था, ठीक है, शायद इंडेक्स बहुत नहीं चला। पहले बैंकिंग को देखते हैं। CUB में अच्छा खासा मूव था, करीब 2.5% ओवर बिल्डअप यहाँ पे हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक अब कुछ डिफरेंट अंदाज में नजर आ रहा है। यहाँ पे करीब 13% बिल्डअप था, बंधन बैंक में करीब 2.5% बिल्डअप था, ICICI बैंक 6.5% और HDFC बैंक करीब 5% है। यहाँ पे एक्टिविटी मेरे को नजर आई, स्पेशली ICICI बैंक और HDFC बैंक अच्छा OI अपनी तरफ खींच रहे थे। इन पर चर्चा भी करेंगे। कैपिटल गुड्स में जैसे कि सुबह हमने ट्रेड भी लिया था कमिंस इंडिया, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है 5%, पॉलीकैब करीब 5.25% और क्रॉम्पटन में आज करीब 3% का बिल्डअप था। तो कैपिटल गुड्स आज हरकत नजर आई। अनुज, सीमेंट में आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। सीमेंट में यकीन मानिए आज डालमिया भारत जिसमें करीब 14.3% का बिल्डअप हुआ, और ग्रेसिम 28.4, श्री सीमेंट अगर आप देखें करीब 12.8 और अल्ट्राटेक सीमेंट 3.6% है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। और टेक्सटाइल में 2 स्टॉक्स, पेज इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ ट्रेंड, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा मेरे को आज झुकाव जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरफ नजर आ रहा है। खैर, हम इस पर बातचीत करेंगे, अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात होगी। लेकिन इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी वो थोड़ी सी मैं आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, कैसे अप्रोच करेंगे हम इस कार्यक्रम को। देखिए, पैनल पूरा आपकी स्क्रीन पे है जिनसे करेंगे हम इस कार्यक्रम में आज बातचीत। हमारे साथ कमाई का अड्डा में होंगे बातचीत करने के लिए, फंडामेंटल पे राय रखने के लिए आशीष महेश्वरी, उनसे करेंगे हम बातचीत। आशीष महेश्वरी फंडामेंटल राय रखेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल कॉल से बातचीत करने के लिए प्रकाश कावा, अमित सेठ, आशीष चतुर्मोता और प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होंगे। 2:15 पे हम मास्टेक की मैनेजमेंट से, आज का वो कहने को मिड कैप IT है लेकिन दिग्गज स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि IT में अर्निंग्स के बाद चलने वाला वो एकमात्र अगर आप देखें स्टॉक कहलाएगा। 2:30 बजे सुबह से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे कि एग्जैक्टली आज फुटवेयर शेयरों में आखिरकार इतनी तेजी क्यों है। फुटवेयर स्टॉक्स में आज सुपर स्विंग है, उस पर रीडिंग सुमित की क्या कहती है, कारण क्या है। 2:40 पे होगा 4 का चौका, जिसमें आज सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे, अमित सेठ देंगे FNO का सुपरस्टार, आशीष चतुर्मोता देंगे 4 का चमत्कार और मिड के फंडा आशीष महेश्वरी जी देंगे। और 2:45 पे यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ। और एग्जैक्टली पेटीएम आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अच्छा कर रहा है, एक तेजी है पेटीएम में, इसके पीछे कारण क्या है उनसे करेंगे बातचीत। और 2:50 पे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट और बिग बॉसेस की कड़ी में आज हीलियस इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी जुड़ेंगे, और फिर रोज की तरह यतिन से डीलिंग रूम का हाल समझेंगे। और ठीक 3:10 पे BTST ट्रेड्स। तो ये है आज अनुज इस कार्यक्रम की रूपरेखा।
एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा यूएस फ्यूचर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर ये वीकली एक्सपायरी नहीं हुई होती तो वो 17,574 का लेवल टूट जाता, क्योंकि जिस तरीके के संकेत यूएस मार्केट से आ रहे हैं, वो फ्यूचर से आ रहे हैं, वो काफ़ी ख़राब हैं। और डाउ फ्यूचर्स मेरे ख्याल से 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे हैं जब मैंने लास्ट चेक किया था। एक बार ज़रा वापस देख लेता हूँ एक बार उसका अपडेट। 152 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं और 121 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर नीचे। और नैस्डैक जो है वो ध्यान रखिएगा काफ़ी, क्योंकि लीडर रहा है मार्केट का, इसके लिए इसका मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक्सपायरी नहीं हो रही होती तो अब तक मेरे ख्याल से हम 17,574 के नीचे फिसल चुके होते। पोस्ट 3 PM काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि 3 बजे तक मेरे ख्याल से जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो अपनी सारी पोजीशन समेट चुके होंगे। उसके बाद शायद एक मूव आ जाए। और अब देखिए बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया, 42,117 पर इस समय बैंक निफ्टी आ गया। वो क्लियरली ये जो इस समय यूएस फ्यूचर्स का दबाव है उसको हम थोड़ा सा पचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी काम करते हैं, एक बार ट्रेंडिंग काउंटर्स देख लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और एक के बाद एक करके सारे ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहले मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लेकर आते हैं वो स्टॉक्स। ओके, डीवीज लैब्स आज का क्लियरली बिगेस्ट लूजर निफ्टी में, और इस महीने का बिगेस्ट गेनर। तो आज प्रॉफिट टेकिंग ज़बरदस्त तरीके से 4% नीचे। आयशर मोटर्स भी इंडेक्स से करीब 2% नीचे। आउटसाइड द इंडेक्स 2 F&O स्टॉक्स लोअर साइड पर। टीवीएस मोटर अगेन एक स्टॉक जिसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई थी, लेकिन 2.5% नीचे। और मेट्रोपोलिस यहाँ पर 2% की डिक्लाइन। अब देखते हैं तेज़ी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स आज के। टाटा कम्युनिकेशंस, सुबह बात हुई थी इस बारे में, आपको याद होगा कि शायद आज इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख जाए। 3.25% ऊपर 1232 पर काफ़ी पिटा हुआ शेयर था। हालांकि नंबर कमज़ोर थे, लेकिन इतना पिट चुका था नंबर से पहले कि ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से पिटाई करने के लिए बचा नहीं था यहाँ पर। कॉनकॉर्ड 2.5% ऊपर, सुबह सुबह इसकी भी चर्चा हुई थी कि ये एक स्टॉक है जहाँ पर शायद ब्रोकरेज व्यू की वजह से चल सकता है। सिटी यूनियन बैंक 3.25% ऊपर और क्यूमेंस करीब 3% ऊपर। और अगर एक और स्टॉक मैं एक्चुअली इसमें ऐड कर दूँ, पेटीएम, उसने भी काफ़ी अच्छा किया है आज। लेकिन अब निफ्टी 17,584 डीएलओ पर, 17,574 रुकता है या नहीं ये देखते हैं। लेकिन अभी करंट 200 डे मूविंग एवरेज पर इस समय निफ्टी प्लेस्ड है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, मेरा ट्रेड इस वक्त वही है जो कल 2 बजे दिया था वोल्टेस, आज भी 2 बजे वोल्टेस था। सिर्फ लेवल्स बदले हो गए। टारगेट दिया था 870, आज भी वैलिड है 870। कल स्टॉप लॉस था 845, अब है बढ़ाकर 855। लेकिन अब भी इंटैक्ट लगता है और अब लगता है वोल्टास ऊपर जाएगा 870 तक। प्रकाश सर का स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन है वोल्टास पे। 861 पे ट्रेड करता हुआ 861.40 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था, कल इसने स्ट्राइक किया था 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आज उसके ऊपर ट्रेवल करता हुआ। अमित सेठ जी, आपका कन्वर्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या चीज़ कर रहे हैं आप क्लोजिंग में? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, इस समय एक शॉर्ट कम रहेगा जी के फ्यूचर्स में। जी एंटरप्राइज का चार्ट काफी वीक है। ओपन इंटरेस्ट अगर एक्टिविटी देखे तो वहां पे भी अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। करंटली प्राइस इसका 196 के आसपास है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और इसको शॉर्ट करें विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 188 और स्टॉप लॉस लगभग 200 रुपीज का रखूंगा। बिल्कुल, आज जी में सुबह सुबह इनफैक्ट जी का इंटरडे लेकर आइए। और जी में मैंने ये कई बार देखा है, जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है और एकदम से स्टॉक में एक अपसाइड आती है, जहाँ पे वो गिरना शुरू हो वहाँ से एक अच्छा ट्रेड आपको मिलता है। और आज भी वही हुआ। वो न्यूज़ आई कि वो बात कर रहे हैं क्रिएटर से, वो इसको एक्सपीडाइट करने के लिए, बस वो वहीं पर फंस हुआ मामला। और उसके बाद एक सीधा 1 वे डिक्लाइन इस समय जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में आपको दिखाई देगा। तो उस न्यूज़ के बाद कुछ खास दमखम नहीं, तो डे लो पर इस समय स्टॉक 2% नीचे और डे हाई से करीब 3-3.25% फिसलता हुआ स्टॉक। प्रशांत सावंत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेटल सेक्टर अनुज जी मुझे अच्छा लग रहा है, और इसमें जिंदल स्टील जो है करीबन 582 के ऊपर एक मेजर लेवल, उसके लिए जो मैं ट्रैक कर रहा था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस पे रखूंगा 575 के जस्ट नीचे, यानी 574 पे 574। जो टारगेट में देख रहा हूँ पोजिशनली टारगेट 1600, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि स्विंग में 610 तक जा सकता है। ठीक है, तो JSPL पर इस समय आपको लगाना है दांव। और मिड कैप इंडेक्स वापस इस समय रेड पर आता हुआ। अच्छा, एक कैश कंपनी है आयन एक्सचेंज, उसके नंबर्स आए थे और नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर एक स्टॉक स्प्लिट आया था।
10-1 का एक स्टॉक स्प्लिट आयन एक्सचेंज में। एक बार जरा स्टॉक देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर एक नॉर्मली ये स्टॉक सिर्फ कुछ ही दिन चलता है, जब इसके नंबर्स आ रहे हैं या जब कोई न्यूज़ होती है तभी ये स्टॉक में मूव आता है। ये देखिए इस समय 4% का मूव। ऑब्वियसली स्प्लिट की ज़रूरत थी, 3,500 का स्टॉक था, लिक्विडिटी काफ़ी कम है स्टॉक में, लेकिन अब शायद लिक्विडिटी आएगी। लेकिन 10-1 का एक स्टॉक स्प्लिट, ध्यान रखिएगा स्टॉक स्प्लिट इमटेरियल होता है कंपनी के लिए वैसे, क्योंकि वो ना ईपीएस में चेंज होता है ना कुछ चेंज होता है, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी बढ़ाने वाला मेजर होता है। उसके लिए जो स्टॉक चलते हैं, अगर सिर्फ स्टॉक स्प्लिट की वजह से चले तो वो टिकते नहीं है रैली, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। आज डीवीज लैब्स बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है आज का, ज़रा लेकर आइए वो चार्ट, क्योंकि हमने बात की थी डीवीज की कि कहाँ से रैली स्टार्ट हुई। एक बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल से रैली स्टार्ट हुई डीवीज में, और अगर डीवीज का वो टेक्निकल वाला चार्ट दिखा दें तो, और 200 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक घूमा, शायद प्रॉफिट टेकिंग आई वहाँ पर, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई। ये देखिए बिल्कुल वो जो लाइन है एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर जाकर टिकी है, और वहाँ से ये स्टॉक फिर अब नीचे आया है। अमित, इस पर कोई व्यू आपका डीवीज लैब्स पर? जी अनुज, इसमें हमने एक स्पेक्टेकुलर रन देखा था लगभग 2900 से, और जैसे कि आपने कहा 3350 तक गया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट हो गए थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। अगर ये थोड़े से आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक काम करते हैं, इस लाइन को जरा सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ी देर में। एक और स्टॉक जो ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन टीवीएस मोटर जो कंसिस्टेंटली लाइफ हाइस के करीब रहा है। ध्यान रखिएगा टू व्हीलर सेगमेंट में ये सबसे महंगा स्टॉक है, इसका प्राइस टू अर्निंग्स करीब 40 का है इस समय। सस्टेनेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ईवी का हमेशा से एक प्रीमियम मिलता है इस कंपनी को, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन। 52 वीक हाई था, देखिए इसका अभी कल ही था, इनफैक्ट कल ही इसने 52 वीक हाई लगाया था, और आज थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर। गाबा सर, टीवीएस मोटर पर कोई व्यू? टीवीएस मोटर पर यस, टीवीएस मोटर का जो चार्ट है रेजिस्टेंस 1175 पर, जो प्रीवियस स्टॉक है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, थोड़ा स्ट्रेच है, अगर डिप होता है तो 1120 पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अब डबल बॉटम भी बन गया, तो ये रेंज बाउंडेड है, थोड़ा स्लिप हो सकता है, स्लिप होने की संभावना है 1120 तक, 1110 तक, बस ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से टॉप शॉर्ट करना है तो 1160 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज स्टे अवे। टीवीएस मोटर्स, आप इस बीच देखिए अनुज ने यहाँ पे टीवीएस मोटर्स की बात करी, लेट्स ब्रिंग बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब ये स्टॉक इस वक्त 4319 पे डे हाई पर, और मेरे ख्याल से यस इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर बजाज ऑटो। क्या गजब का स्विंग दिया इस स्टॉक ने डे हाई पर। प्रशांत, अब आई थिंक जो हल्का सा आज सॉफ्टनेस टीवीएस मोटर्स में है, उसकी पूरी की पूरी एडवांटेज इस वक्त बजाज ऑटो उठाता हुआ। ऑल्दो मैं उससे ये कहीं ना कहीं जो फैक्ट है वो नहीं छीनना चाहूँगा कि इसने पिछले 10 दिन में गजब की स्ट्रेंथ दिखाई है बजाज ऑटो। ये जो पूरी रेंज ब्रेकआउट है 20 जनवरी 2021 से लेकर अब तक का, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर ये 2380 के ऊपर 4320 के ऊपर सस्टेन हो गया तो कहाँ तक का मूव स्विंग पॉसिबल है इसमें? आपकी राय प्रशांत? वीरू जी, 4320 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो मुझे नेक्स्ट टारगेट जो नजर आता है वो स्ट्रेट 4380 का है, और करीबन 4390-95 तक भी जा सकता है। 4400 थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट 4375-80 डेफिनेटली आ सकता है। बजाज ऑटो अनुज, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना ये। टीवीएस के पास एक ईवी वेंचर था, और उसके ईवी वेंचर को क्या वैल्यूएशंस मिल रहे थे हमने जाना था, बट सडनली बजाज ऑटो का ये उठ खड़ा होना और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चला जाना कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है अनुज, ये इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? 4320 एट ऑल टाइम हाई। नहीं वीरू, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ना, एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंडियन टू व्हीलर कंपनीज में। देखिए आपके पास जो मेजर टू व्हीलर स्टॉक्स हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 हीरो, उसके बाद मैं सेल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसके बाद बजाज है, ठीक है,
और उसके बाद हम नॉर्मली बात करते हैं आयशर मोटर्स की, और फिर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर की। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये चारों कंपनियों की अपनी कोर कॉम्पिटेंस है। ये चारों कंपनियां इसलिए हमेशा कई बार अपनी अलग अलग चाल चलती हैं। हीरो मोटोकॉर्प फुल एंड फुल रूरल प्ले है, या फिर एक एंट्री लेवल बाइक प्लेयर है। इसके लिए हीरो तब अच्छे से परफॉर्म करता है जब अच्छा मॉनसून हो या जब रूरल सेगमेंट अच्छा कर रहा हो। बजाज ऑटो प्योर एक्सपोर्ट प्ले है, और बजाज ऑटो में जो अभी की रैली है वो इसलिए कि इनके नाइजीरिया सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर काफ़ी रेजोल्यूशन हुआ है। वहाँ पर नाइजीरिया में भी एक तरीके का डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके बाद नाइजीरियन मार्केट में काफ़ी वो कैसे हैं कि स्लोनेस आई थी। अब वो मार्केट वापस पूरी की पूरी इम्प्रूव हो गई है। ये जो बजाज ऑटो में पूरी रैली आई है, ये पूरा इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि बजाज ऑटो को मार्केट जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ से देखता है मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट में भी इनकी बाइक्स हैं। इसके लिए आयशर मोटर्स ऑब्वियसली एक आउट एंड आउट प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, वो एक एफ्लुएंट सेक्शन की बाइक है, और वो एफ्लुएंट सेक्शन काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके लिए आयशर मोटर्स ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, आपने नोटिस किया होगा। और टीवीएस मोटर जैसा आपने बोल ही दिया कि एक ईवी प्ले है। इसके लिए हर कंपनी का एक अलग अलग नीश है, और इसके लिए कई बार अलग अलग कंपनियों में आपको एकदम डाइवर्जेंट व्यूज मतलब मूव्स देखते हैं। जैसे आईटी है, आईटी में आप लार्ज कैप आईटी में सब में ऑलमोस्ट सिमिलर मूवी देखेंगे, लेकिन टू व्हीलर एक ऐसी पॉकेट है जिसमें आप अलग अलग तरीके के मूव्स देख सकते हैं। लेकिन बजाज ऑटो में जो मूव है, ये बेसिकली वो जो नाइजीरिया वाला फैक्टर, उनका जो एक्सपोर्ट वाला फैक्टर रिजॉल्व हुआ है, उसकी वजह से ये मूव आया है यहाँ पर। जी हाँ, वेल सेड। और अब अनुज की ये बात अगर आप देखें, इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है अगर आप बजाज ऑटो की प्राइस को जाके रीड करिए। पोस्ट आई थिंक कोविड, जब हम लॉकडाउन में थे और बार बार जो लॉकडाउन्स लग रहे थे, इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई उसी दौरान क्रिएट किया था। दरअसल 1 दिसंबर 2020 को, मतलब 16 दिसंबर 2020 को इसका प्राइस था करीब 3299। फिर आप समझिए कि पूरे 2021 में इसका ऑल टाइम हाई था 30 जनवरी 2021 तक आते आते लगभग 4400 रुपये, जो ये आज मैच कर रहा है। वो क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेम फैक्ट जो अनुज अभी मेंशन कर रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स मार्केट था, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन बाहर के मार्केट्स अच्छा कर रहे थे जहाँ पे बजाज ऑटो एक्सपोर्ट्स करती थी, और बाजार इसको एडवांटेज दे रहा था। तो एग्जैक्टली यही कारण था। आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी आपने अनुज मेरी मंत्रणा सुनी, और बजाज ऑटो इस वक्त एक लीडरशिप लेता हुआ, हीरो मोटोकॉर्प वही अगर आप देखें बैकफुट पे, और टीवीएस को शायद अभी भी बाजार जो लव है ना उसका वो खत्म नहीं हुआ है। बट आप टू व्हीलर स्पेस को और ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे? आज खबरों में शुमार था टाटा मोटर्स भी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। आपका टेक ऑटो में क्या चीज़ करेंगे आप, और स्पेशल टेक ऑन बजाज ऑटो? जी, धन्यवाद मुझे शो में शामिल करने के लिए। जहाँ तक बजाज ऑटो का बात है, हमने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि जो भी ऑटोमोबाइल स्टॉक है सबसे आउट परफॉर्मर बन के सामने आया है। और रीजन ये भी है कि क्योंकि जो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा जो एक स्लो डाउन था, वहां पे दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उनका अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, और वहां पर डिमांड का भी एक पिकअप हमने होता हुआ देखा। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में भी जो उन्होंने नए मॉडल लॉन्च किए, इसके अलावा जो प्राइस हाइक्स लिए, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह में कमी आई, तो अब जो नंबर्स में स्टेबिलिटी आ रही है बजाज ऑटो की, करीब 3 साल के बाद में मैं देख रहा हूँ कि अब जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। और यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशन जो वैल्यू बाइंग हो रही है वो बजाज ऑटो में हो रही है, ना कि हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक में। तो मुझे लगता है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर ये दोनों ही अच्छे पिक है इस लेवल पे भी, और दोनों में यहाँ से मुझे लगता है 5 से 7% अपसाइड का पोटेंशियल अगले 3 महीनों के लिए और मान सकते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल। आशीष महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। टाटा कम्युनिकेशंस में ये जो आज रैली आई खराब रिजल्ट के बावजूद, इसको कैसे देखेंगे आप? ये क्या एक पोजीशनिंग का इम्पैक्ट है, या फिर नंबर्स में कुछ ऐसा था जो मार्केट को पसंद आया हो? इनफैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग ही था क्या, क्योंकि आज भी हम सारे चैनल्स पे बात कर रहे थे या सुन रहे थे, तो सभी रिजल्ट आने के बाद में थोड़ा निगेटिव ही थे। तो मुझे लगता है लेकिन कि अभी ऑप्टिमिस्टिक होकर सडनली स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो अभी इस टाटा कम्युनिकेशन पे मेरे बाय करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे नहीं है और स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आगे जाके आ सकता है। ओके, स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। एक स्टॉक
लेकर आइए हनीवेल ऑटोमेशन। अच्छा, ये पिछले 3-4 एक्सपायरीज में मैंने ट्रेंड देखा है। जो स्टॉक F&O से बाहर हो रहा होता है उसमें टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी बाइंग आती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती है यहाँ पर। हनीवेल अगली सीरीज से अवेलेबल नहीं है F&O में, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया नहीं मीट करता है, बहुत कम वॉल्यूम होते हैं इसमें। 36,000 का स्टॉक है, इसको F&O में एक्चुअली थोड़ा बॉर्डर लाइन केस ही था ये जब आया था तब भी, लेकिन 0% का रोल ओवर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगली सीरीज़ में अब ये है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग। लेकिन आज एक बहुत शानदार मूव दिखाई दिया है पेज इंडस्ट्रीज़ में। इनफैक्ट पूरी जो इनरवेयर सेगमेंट है वहाँ पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। पेज हो गया, रूपा एंड कंपनी में भी एक अच्छा मूव था, लक्स में मैं देख रहा था अच्छा मूव था। आशीष जी, कोई व्यू आपका पेज को लेकर? काफ़ी एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। देखिए, बिल्कुल एक्सपेंसिव तो है, बट थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट की केस में जो पिकअप हुआ है, जो कॉटन जो एक्सपोर्टर है या जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, चाहे पेज हो या लक्स हो, हमने देखा दोनों ही स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। और रीजन ये भी है, यदि आप देखें पेज इंडस्ट्रीज 54,000 रुपए उसका 52 वीक आई था, और करीब 35-36 हजार रुपए के आसपास मैंने लो देखा है। तो वहां से अभी ऑलमोस्ट बॉटम पे स्टॉक पड़ा हुआ है। और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे जो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, जब हमने देखा शायद 200 करोड़ के सामने शायद 125 करोड़ का ही मुनाफा आया था क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो वो अब प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। तो एक तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरा वैल्यूएशन जो है पीक से काफी कम हो गए, इसके कारण से यहाँ पे रिकवरी पेज और लक्स दोनों में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अभी ये स्टीम अभी इस रैली में थोड़ा सा और बाकी है, और दोनों ही स्टॉक्स को, पेज और लक्स को, देखा जा सकता है। पेज इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ, ओवर एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए यहाँ पर। अच्छा आशीष महेश्वरी जी, एक स्पेस और छेड़ता हूँ मैं जहाँ पे हो क्या रहा है समझना मुश्किल है। आप देखिए निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा एक बार। अगर आप निफ्टी FMCG इंडेक्स को देखें तो ये 46,202 पे आज भी इस इंडेक्स, आज नहीं इनफैक्ट कल परसों इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बट विद इन द सेक्टर कितना बड़ा डाइवर्जेंस है कि HUL इज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, डाबर इज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, आपका मैरिको इज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, आपका कोलगेट इज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सिर्फ एक ITC की स्ट्रेंथ के चलते अगर आप देखें, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक गोदरेज CP, एक गोदरेज CP था जिसने एक मूव दिया था 794 पे ट्रेड कर रहा है। ये जब आप अर्निंग सीजन में जा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अब आप मॉनसून की तरफ जा रहे हैं, जब मॉनसून की शुरुआत होगी, बारिश की शुरुआत होगी। इस बार एल नीनो जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, हालांकि मेट ने कहा कि नहीं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मॉनसून सामान्य रहेगा। पर ये FMCG में आपकी थीम आपका व्यू क्या है, इस पर करना क्या चाहिए? सिर्फ IT के साथ स्टे करें, या फिर ये जो डाबर का जिक्र किया मैंने, मैरिको का जिक्र किया मैंने, या फिर HUL या फिर कोलगेट, इसमें भी थोड़ी सी बार्गेन बाइंग करनी चाहिए? ये मुझे लगता है यहाँ पे जो हमारे टॉप पिक्स हैं वो ITC है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है और वरुण बेवरेजेस है। मुझे लगता है कि ज्यादा इन तीनों स्टॉक्स में मुझे ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। बिल्कुल ITC की तो बिल्कुल री रेटिंग हो रही है, इसलिए स्टॉक में अच्छा हमने रिबाउंड देखा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज सभी को मालूम है कि जिस हिसाब से इस बार समर का सीजन जाने वाला है, तो बिल्कुल इनके सारे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन मल्टीफोल्ड बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल यूनाइटेड ब्रेवरीज देखना चाहिए इस लेवल पे। और तीसरा रहेगा वरुण बेवरेजेस। जरूर आज करेक्शन है, पर फिर भी आज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का हो गया, और जितना मुनाफा इनफैक्ट उन्होंने लास्ट ईयर किया था उससे कहीं ज्यादा 3 क्वार्टर में आ चुका है, और ये वाला क्वार्टर तो और आना बाकी है, मार्च क्वार्टर। तो काफी बेहतरीन नंबर्स वरुण बेवरेजेस के भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा व्यू ये है कि अभी जो प्रेशर बना हुआ है वो इमामी, डाबर, मैरिको जैसे स्टॉक में ज्यादा है। इन स्टॉक को नहीं देख के थोड़ा सा जो डायरेक्ट कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा समर में यूज होते हैं, उन कंपनियों को ज्यादा देखना चाहिए। ओके, मार्केट थोड़ी सी कोशिश कर रहा है फिर से ग्रीन में आने के लिए। निफ्टी अब सिर्फ 10 पॉइंट नीचे, फिर 17,574 को डिफेंड किया, और फिर 17,600 के ऊपर। बैंक निफ्टी 42,217 पर इस समय 64 पॉइंट ऊपर, और उसमें HDFC बैंक का ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लोअर लेवल्स आज एक्चुअली काफ़ी स्टॉक्स में रिकवरी है। अगर आप देखें इन्फोसिस,
इवन रिलायंस लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी है, लेकिन मेन नज़र मेरी HDFC बैंक पर है, क्योंकि सेकेंड डे रनिंग इसने थोड़ा सा एक कंफर्ट दिया है, मतलब लोज नहीं तोड़े हैं 2 दिन रनिंग, और अब क्या ये अपने रिजल्ट डे हाइज की तरफ बढ़ेगा या नहीं, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा यहाँ पर। लेकिन जैसा वीरू भी डिस्कस कर रहे थे, आज FMCG में थोड़ी सेलिंग है, खासतौर से हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर एक सेलिंग, उसके अलावा जी एंटरटेनमेंट डे लो पर इस समय, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन दोनों में आज सेलिंग। इनफैक्ट आज पूरा फार्मा नीचे है, आप ग्रैन्यूल्स देख लीजिए, एल्केम लैब्स देख लीजिए, उसके अलावा सीमेंट की बात हुई तो दोनों अल्ट्राटेक सीमेंट और डालमिया भारत ये इस समय डे लो पर काम कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद अगर मैस्टेक की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द डे रहा है मैस्टेक। एक बार जरा वापस लेकर आइए मैस्टेक का चार्ट, देखिए करीब करीब 13% का मूव इस समय यहाँ पर। मैनेजमेंट से बात करें इससे पहले आशीष जी, कोई व्यू आपका मैस्टेक को लेकर? जी, इनफैक्ट काफी डाइवर्स जो रिजल्ट आए हैं, जैसे इन्फोसिस के कंपैरिजन में मास्टेक के, और इनफैक्ट मुझे एक चीज और पसंद है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी उनका जो ग्रोथ था वो भी कंफर्टेबल टेरिटरी में था। इसके अलावा मास्टेक का जो यूएसपी वो इंश्योरेंस सेक्टर है। ये BFSI में जो बैंकिंग और जो दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज से हटकर ये कंपनी कारोबार करती है, तो मुझे लगता है कि जो यूएस में जो ज्यादा हिट मिला है वो जो डायरेक्ट जहां बैंकिंग एक्सपोजर वाले IT कंपनीज उनको है, जो इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं वहां कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, मास्टेक का काफी सारा एक्सपोजर यूके से, और यूके में इस बार हमने देखा कि जो लास्ट क्वार्टर के इस क्वार्टर में जो GBP INR था वो भी करीब 92 से 102 आज आ गया है, तो उसका बेनिफिट भी मास्टेक को यहाँ पर देखने को मिला। तो मुझे स्टॉक पसंद है इस लेवल पे। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 2000 रुपए का रहेगा, सब्जेक्ट टू थोड़ा सा IT सेक्टर दोबारा से परफॉर्मेंस आए वहाँ। ओके, चलिए तो अब एक फिर मैस्टेक की बात कर लेते हैं। बाजार के फोकस में आज वो शेयर है, करीब करीब 14% की यहाँ पर तेज़ी, और चौथी तिमाही में कंपनी की डॉलर आय करीब करीब 8% बढ़ी है, और कंपनी का मुनाफा भी 13% बढ़ा है। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशांक देसाई। हम कोशिश कर रहे थे कि उनको लाइव जोड़ पाएँ, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा अशांक जी, मुझे मिले थे 2 सैटरडे पहले, मैंने उनको बैंगलोर एयरपोर्ट पे हेलो बोला था, और वो भी सैटरडे शाम को। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों नंबर्स इतने अच्छे आए। जब CEO खुद इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। अशांक साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे नंबर्स आए आपके। ऐसा आपने क्या कर दिया जो बाकी IT कंपनियां नहीं कर पा रही हैं? इतना प्रेशर है IT में और आपके नंबर्स इतने शानदार। अभी टीवी पे लाइव पे हूँ क्या? अशांक जी, कर सकता हूँ? अशांक जी बिल्कुल बात कर सकते। एक सेकेंड। देखिए, बात ऐसी है कि लास्ट 3 क्वार्टर में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो बिल्ड हमारी जो ऑर्गेनिक लाइन जो है, ऑर्गेनिक लाइन US में है और UK में है। तो UK में जो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट अब आने लगे हैं। तो ये ऐसा सरप्राइज नहीं है हमें, फिर भी हमारा जो फाउंडेशन है उसके रिजल्ट अब आने लगे हैं UK में। और US में आपको पता है कि हमने एक्वायर भी किया था सेल्स फोर्स, उसका भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मगर इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो करीबन हमारे ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही आ रहे हैं ज़्यादातर। और जैसे मैंने बात की, UK में अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, और हमारा जो गल्फ में जो बिजनेस है वहाँ भी बहुत सारे अच्छे ग्रोथ हो गई है। ये सब इमीडिएट नहीं हुआ है, इसका फाउंडेशन हम गए 2-3 क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट से कर रहे थे, तो उसका नतीजा अब आ रहा है। तो UK और यूरोप में जो 10% की QOQ ग्रोथ रही है, वो आप मानते हैं कि अब सस्टेन करेगी यहाँ से?
देखिए, ऐसे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ सस्टेन करना ऐसी इजी बात नहीं है। हम ऐसी कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होगा इतना ही, ऐसी बात नहीं हो रही है हमारी। मगर बात ऐसी है कि जो इन्वेस्टमेंट हो गई है उससे पहले से लास्ट 3 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट और इंडस्ट्री से अच्छे रिजल्ट हम दिखा सकते हैं। वी विल शो बेटर रिजल्ट the industry generally you would like to exceed that and also जैसे मैंने बात की कि हमने पहले जो रिजल्ट किए थे डिलीवर उससे अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। हम कमिटमेंट ऐसे देना मुश्किल है कि ऐसी ग्रोथ होते रहेगी। दैट इज अ डिफिकल्ट वन। अच्छा अशांक जी, चलिए आपने यूरोप के बारे में थोड़ा सा मैं बात और करना चाहता था, लेकिन पहले यूएस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो आपने एमएसटी सॉल्यूशंस को एक्वायर भी किया था, उसकी स्थिति कैसी है? और दूसरी बात, अगले 2 क्वार्टर्स में यूएस में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी चिंता यूएस मार्केट्स को लेकर है। वहाँ पे जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हैं, उनके जो स्पेंड्स हैं उनमें आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, तो यूएस में जैसे मैंने आपसे बात या आपके दूसरे एंकर से हुई होगी, हम गए 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट हो रही है। डील्स आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड, ये कैंसल हो रही है। तो जो इन्वेस्ट करने हैं वो 3rd क्वार्टर में हो रहे हैं, 3rd क्वार्टर के डील 4th क्वार्टर में हो रहे हैं। हमें जो डील मिले हैं दिस क्वार्टर में यूएस में, वो बहुत सारे 3rd क्वार्टर में आने वाले थे, वो अब आ गए हैं। तो एक डील पोस्टपोनमेंट का इश्यू अभी चालू है। तो पॉजिटिव साइड उसकी यही है कि कैंसिल नहीं हो रहे हैं अभी तक, किसी ने हमें बोला नहीं है। वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि वो अब सोच रहे हैं कि हमको कॉस्ट कटिंग करना है, तो जो बहुत सारे डील्स जो वो ऑन साइट करने वाले थे, अमेरिका में करने वाले थे, वो उनको इंडिया में करने की सोच रही हैं। मगर वो करने के लिए इमीडिएट डिसीजन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए और भी पोस्टपोनमेंट हो रहा है। तो पोस्टपोनमेंट इज अ फैक्ट और वील हैव टू लिव विद दैट फॉर सम टाइम। वो बात बराबर है। एक चीज इस समय अगेन आपके पेयर्स मार्जिन को लेकर थोड़े से जूझ रहे हैं और आपका एस्पिरेशन है मार्जिन को इम्प्रूव करने का, 17.8 से 18 से 19 ले जाने का। किस तरीके से अचीव कर सकते हैं इसको? ऐसे हमें कोई गाइडेंस नहीं दी है कि 18 से 19 कर सकते हैं, मगर एक हमारा एक प्रयास ऐसे ही है कि हम पहले से अच्छा दिखा सकते हैं। तो अभी जो बात हो रही है, अगेन जो इन्वेस्टमेंट अब जो हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जब रेवेन्यू में आएगा तब ये बात हो सकती है। तो अभी हमारा इंटरेस्ट यही है कि जो हमारा एबिटा है वो 18 के प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज पॉइंट में रहे। तो 19 की जो है वो ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है हमारी, बट विल ट्राई अवर बेस्ट, बट नॉट गोइंग टू बी इजी। हमारा प्रेजेंट एस्टिमेट है कि हम 18 के साइड में रहें तो बहुत सेफ रहेगा। ठीक है, फिर अगले क्वार्टर आपसे फिर बात करेंगे। अशांक सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। चलिए, ये बात हो गई मैस्टेक की और क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे 13% ग्रोथ। थोड़ी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब रही इस इंटरव्यू की। कोशिश थी उनको लाइव लाने की लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो बीच बीच में थोड़ा सा फ़ोन प्लस लाइव का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा। लेकिन जो चीज़ उन्होंने कही वो क्लियरली, जो पिछले कई सालों से एक एफर्ट लगाया उन्होंने खासतौर से यूरोप और यूके में, उसका रिजल्ट अब उन्हें मिल रहा है। और यूएस में भी सिचुएशन ठीक ठाक ही है। 18 से 19% की गाइडेंस दी है उन्होंने, लेकिन ज़्यादा 18 के करीब रहने का मामला है। अभी 19 तक पहुँचे तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया। अब एक काम करते हैं, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज का सेक्टर ऑफ द डे रहा है, फुटवेयर, जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन किया था, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त रैली, एक बार लेकर आइए सारे स्टॉक्स। मिर्ज़ा इंटरनेशनल से शुरुआत करते हैं। एक बार मिर्ज़ा इंटरनेशनल का चार्ट लेकर आइए और देखिए क्या शानदार मूव इस समय स्टॉक में। सर्किट अप करीब करीब 10% ऊपर, ये कल भी काफ़ी ऊपर था। और उसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी काफ़ी ऊपर दौड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है?
क्या चल रहा है यहाँ पर, इसके लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज ये बहुत ही बजिंग सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर, और यहाँ पर जिस तरह का सिचुएशन सिनेरियो बना है, एक बड़ा इम्प्लीकेशन, एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस के अंदर। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है ट्रिगर? कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दरअसल इस पूरे स्पेस के अंदर बस बनने की वजह है हाल फिलहाल में होते हुए डेवलपमेंट, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, भारत में विदेशी कंपनियों के करारों को लेकर। जो कुछ बड़े ट्रिगर्स बन रहे हैं उसमें सबसे पहला है भारत में जो बड़े करार हुए हैं हाल में ही, जो बड़े करार किए गए हैं फुटवेयर स्पेस को लेकर। वैल्यूएशन पहले कंपैरिजन में बेटर हुए हैं, हालांकि कुछ अभी भी महंगे हैं, लेकिन फिर भी पहले कंपैरिजन में थोड़े सस्ते जरूर होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की, वो कहीं ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, स्पेशली नॉन लेदर साइड पर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारत में जो PLI को लेकर सरकार का कामकाज है, वो बहुत ज़्यादा पुश उसको लेकर जो मिला है, नए एक्सपेंशन है छोटी मझौली कंपनियों में, और ये एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। तो तमाम बड़ी कंपनियों के करार, वैल्यूएशन में सुधार, और उसके अलावा जिस तरह से PLI को लेकर पुश है वो। हाल में ही पाउच चेन ने एक करार किया है तमिलनाडु सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए का। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी, और जिसकी तरफ से करार होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है, और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ना केवल पाउच चेन बल्कि तमिलनाडु में लाइंड अप हो रहा है कुछ बड़े फुटवेयर कंपनीज का, और वो शायद करार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कौन कौन कर सकता है करार? नाइकी कर सकता है करार, एडिडास कर सकता है करार। ना केवल ये दोनों बल्कि दो और बड़े फुटवेयर मेजर्स जो हैं, जिसमें आप नाम जानते हैं प्यूमा का और रीबॉक का, ये भी शायद करार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं पाउचन के बाद। तो ये 4 बड़ी कंपनियां भी शायद आने वाले समय में तमिलनाडु के अंदर कुछ करार करते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में, पहला, दुनिया भर के 85% फुटवेयर जो है वो नॉन लेदर है, और नॉन लेदर फुटवेयर के अंदर जो सिचुएशंस हैं वहां पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नॉन लेदर में भारत के पास एक अच्छे डेवलपमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से भारत में एक्सपोर्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सुधार देखा है हमने। लेदर स्पेस में जहां पर कहीं हम 208 करोड़ रुपए के आसपास के एक्सपोर्ट्स करते थे, वो बढ़कर 205 करोड़ रुपए के आसपास हुए। बीच में कोविड टाइम जरूर रहा, लेकिन एक बढ़िया पुल बैक यहां देखने को मिला। लेदर के अलावा नॉन लेदर स्पेस में करीब 28 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे, जो 19 करोड़ हुए डिप करके, और करीब 21 करोड़ के आसपास आए। तो यहां पर भी पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो रही सेक्टर का सिनेरियो। अब आते हैं सिचुएशन स्टॉक स्पेसिफिक, किस तरह की सिचुएशन है। हालिया करेक्शन काफी ज्यादा हो चुकी है। बाटा 30%, लिबर्टी 40%, रिलैक्सो 30%। इतना ही नहीं, कुछ और मझौली कंपनियां में हाल फिलहाल की लिस्टिंग भी है, जिसमें कैंपस 40%, मेट्रो 15%, श्री लेदर रफली 25% के आसपास का डिप इन स्टॉक्स में देखने को मिला। कैसी वैल्यूएशन समरी है इस डिप के बाद, वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। बाटा पीक पे इसका पी था 80 टाइम, आज है 57 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। हालांकि महंगी साइड पर है, लेकिन पीक के कंपैरिजन में एक अच्छा खासा करेक्शन यहां हम देख चुके हैं। बाटा के अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर मेजर पीक के बाद करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसमें रिलैक्सो या लिबर्टी 55 के मल्टीपल पर होता था, जो अब करीब 32 के मल्टीपल पर आ चुका है हाल फिलहाल की करेक्शन के बाद। रिलैक्सो 190 के मल्टीपल पे स्टॉक होता था, हालांकि अभी भी महंगा है, लेकिन पहले कंपैरिजन में इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। कैंपस 160 के मल्टीपल पे लिस्ट हुआ, अब 2 डिजिट में आ गया। महंगा ये भी है, लेकिन पहले कंपैरिजन में जरूर कुछ सस्ता हो चुका है। मेट्रो ब्रांड 73 से 62 के मल्टीपल पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले कंपैरिजन में यहां पर भी थोड़ा करेक्शन है, लेकिन श्री लेदर देखिए 30 के मल्टीपल से सीधे 20 के मल्टीपल पे आ चुका है। तो कुछ स्टॉक जो कि वैल्यू राइट साइज करके गए हैं, और जिस तरह की डेवलपमेंट है, जिस तरह की देश में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, भारतीय फुटवेयर कुछ हद तक पसंदीदा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ग्लोबली। वाकई सुमित, महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आज सारा का सारा फुटवेयर स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग है, और पी कितनी रिलैक्स हुई है सुमित, वाकई देख के। बाटा की थी आपने बताया मेरे को करीब 80%, नाउ इट्स 57%। गजब जनाब। और सब में मूव है। लिबर्टी को देखिए, आज आप देखिए कैंपस को देखिए, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। अच्छा, कुछ हद तक आप इस थीम को, ये जो आपका जो हॉलीडे सीजन शुरू हुआ है, उसे जोड़ के देख सकते हैं। आशीष माहेश्वरी जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरा तो बार बार ध्यान, आई थिंक अगर मैं आज के इस स्विंग को छोड़ भी दूं तो बाटा पे बहुत जाता था। बाटा में बहुत बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है। मेरे को याद है CY21 का लास्ट इसने क्लोज किया था 2255 पे, नाउ इट्स 1457। काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये पी कूल ऑफ हुई हैं, काफ़ी कूल ऑफ हुई हैं। आपकी प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में अगर इस स्पेस में कोई स्टॉक है तो वो कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले तो ये फुटवेयर इंडस्ट्री का मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड के जो चाइना के बाद में इंडिया नंबर 2 है आज।
तो और इसका जो मार्केट साइज है ऑलमोस्ट $25 बिलियन का मार्केट साइज जो इंडिया का है, अकेले का है। और जैसा एक्सपोर्ट अभी बहुत छोटा है, पर इंडिया का बहुत बड़ा कंजम्पशन का एक प्रॉक्सी प्ले ये शूज इंडस्ट्री है, जिसमें ऑलमोस्ट $18 बिलियन का जो कंजम्पशन है वो लेदर शूज का है। तो मैं लेदर शूज के प्लेयर के साथ में जाना चाहूंगा यहाँ पर, और वो मेरा पिक रहेगा मेट्रो शूज लिमिटेड। और मेट्रो शूज पे यदि नजर डालें तो आप लास्ट ईयर कंपनी का मुनाफा करीब 200 करोड़ का था। आप सिर्फ 3 क्वार्टर के नतीजे देखें तो 300 करोड़ का तो मुनाफा ऑलरेडी आ चुका है, और इस क्वार्टर में करीब 100 करोड़ का प्रॉफिट और हम उम्मीद कर रहे हैं। तो 800 करोड़ के आसपास का मेट्रो ब्रांड्स का मुनाफा इस क्वार्टर में आएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि ऊपर के लेवल पे सारे स्टॉक करेक्ट हो गए हैं काफी, बट क्योंकि उसका रीजन ये था कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्टॉक्स में डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम के कारण से काफी प्रोमिनेंट रही, और हमने पिछले 6 महीने में काफी इंस्टीट्यूशन लिक्विडेशन देखा इन सारे स्टॉक में। बट आप देखेंगे इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स काफी अच्छे नतीजे इन सारी कंपनियों में देखने को मिलेंगे। तो मेट्रो ब्रांड्स नंबर 1 और उसके बाद में बाटा मेरा पिक नंबर 2 रहेगा। और बाटा ये आपके लिए पिक्स रहेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय शो में। आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे हमारे साथ और रुचित जैन। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। आशीष, आपका व्यू इस समय मार्केट को लेकर और आपकी ट्रेड। आशीष गुड आफ्टरनून, आपका व्यू इस समय मार्केट को लेकर और आपकी ट्रेड। अनुज, क्या है सवाल मेरे लिए? हाँ आशीष, आपके लिए। जी सॉरी, थोड़ा सा सुनने में कुछ तकलीफ आ रही थी जी। तो देखिए, मेरा जो आज का टॉपिक है अनुज, वो है कल हमने जिसकी बात भी की थी, और मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं, और स्टॉक है इंडियन होटल्स का। एक बहुत ही बढ़िया सेटअप, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर इंडियन होटल ने 334 के लेवल पर अभी किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक पांच महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था, अब जो इसका मूव होगा वो टेक्निकली मैं मानता हूँ पुराने ऑल टाइम हाई जो हमारे बने थे करीब करीब 350 के लेवल के, उसको क्रॉस करता हुआ इवेंचुअली स्टॉक नजर आ सकता है। तो टेक्निकली एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न यहाँ बना है, और डाउन साइड में मेरा मानना है 329 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है, तो वही सपोर्ट के जोन पर देखा जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि किस तरह से फंडामेंटली यहाँ पर पे एवरेज रूम रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इंडियन होटल्स के लिए बहुत जबरदस्त 70 से 80% का जंप एवरेज रूम रेट्स में आया है। रूम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, और साथ ही साथ जिस तरह से इंडियन होटल एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर में ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर पे एबिटा मार्जिन एक्सपांशन काफी अच्छा देखने को नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड एक जो इन्वायरमेंट है ट्रेवल लेजर का, वो काफी बड़ा है, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो ये जो पूरा सेक्टर है ये बहुत लाइमलाइट में रहेगा। आज इसी में स्मॉल कैप कंपनी है लेमन ट्री, वहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो मुझे लगता है सेक्टर में ही काफी रुझान है, और इंडियन होटल उसमें हमारी टॉप पिक है। इंडियन होटल्स याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे जिस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करा 334, अगर ये इस प्राइस पे आज क्लोज होता है तो इसके जो करियर की जो बेस्ट प्रीवियस 2 क्लोज हैं उन्हीं के मुताबिक इसकी क्लोज होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और इनफैक्ट 1 फरवरी याद होगा आपको, जब बजट स्पीच से पहले इसके नंबर आए थे, उस दिन इसका इंट्राडे हाई था करीब 329 रुपये का। ये उसको आज बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहा है। तो आप कितने स्ट्रॉन्ग डिमांड में है ये स्टॉक्स, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। 335 आशीष जी की कॉल। रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, क्या चीज़ करेंगे आप इस वक्त? नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। जो मेरी अभी आज की पिक रहेगी वो रहेगी ट्रेंड लिमिटेड। प्राइमली अगर हम लास्ट 2 महीने देखें तो सबसे पहले स्टॉक में जो लोअर लेवल से अपमूव हमने मार्च या फरवरी सेकेंड हाफ में देखा था, उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव था। अब पिछले एक 1.5 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है, और ये पूरे कंसोलिडेशन फेज में जब छोटे मोटे करेक्शंस आए थे तो वॉल्यूम्स काफी कम थे, यानी वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था विद इन एन अपट्रेंड। और आज ये स्टॉक अपने 20 DMA के सपोर्ट को होल्ड करके उसके अपट्रेंड का रिजम्पशन कर रहा है, क्योंकि पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक ने दिया है। तो ट्रेंड हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ मे बी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से पिकअप कर सकता है। तो 1355 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड में खरीदारी की सलाह रहेगी 1450 के आसपास के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, एक जरा वोल्टास का चार्ट लेकर आइए। वोल्टास में भी आज सुबह से मजबूती है, और अभी समय डे हाई पर वो स्टॉक का, ये देखिए 865। अब एक काम करते हैं, क्विकली आपको बताया था हमारी चार्ट रेट्स। सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से। F&O सुपरस्टार के लिए अमित सेठ के पास जाएंगे।
चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष चतुर्मोहता और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी। तो शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी अनुज जी, आईसीआईसीआई बैंक पे मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। तो इसकी जो अप्रैल की 900 की कॉल है, 900 स्ट्राइक प्राइस की, जो करीबन 10 साढ़े 10 के जोन में चल रही है, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखूंगा क्योंकि रिजल्ट्स है तो एक नीचे रिएक्शन आ सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस 4.5 होगा और जो टारगेट में देख रहा हूँ, टारगेट 1 देख रहा हूँ करीबन 20, यानी यहाँ से डबल का, और टारगेट 2 करीबन 25 तक। बैंक के 900 की कॉल, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं और पहला टारगेट यहाँ पर सीधा डबल। एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ। अमित, आपकी ट्रेड? ट्रेड रहेगी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ एक चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में है पिछले कुछ दिनों से और एक क्रूशियल लेवल आज क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लगता है मोमेंटम यहाँ बना रहेगा। 103 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 108 के और स्टॉप लॉस रहेगा 101 रुपए का। ओके, बीएल फ्यूचर्स 102.95 पे ये ट्रेड कर रहे हैं आप, और ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें आज एक रिडक्शन हुआ है, शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में विजिबल है। चार का चमत्कार आशीष चतुर्मोहता जी के सौजन्य से आएगा। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो यहाँ मैं बैंकिंग स्पेस पे जाना चाहूंगा और खास तौर पे थोड़ा पीएसयू बैंक्स पर ध्यान अच्छा बनाया वीरेंद्र। और वैसे तो इसके अंदर में हम एक ETF रिकमेंड करते हैं, पर आज जो स्टॉक हम बात कर रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पर हुआ है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो आज का लो है वहीं पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्टॉक बनाएगा। तो करीब करीब 535 पे समझता हूँ कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को नजर आएगा। और जिस तरह से ये बेस फॉर्मेशन हुआ है उसको देखते हुए लगता है पोजिशनली स्टॉक 565 570 की शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्ट्री छूता हुआ नजर आ सकता है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। डिस्क्लेमर ये कि स्टॉक हम पोर्टफोलियो में ओन करते हैं। ओके, एसबीआई 542 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में एसबीआई ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और ये बैंक निफ्टी की जो 42,000 की ट्रेजेक्ट्री बीते 10-15 मिनट में सिक्योर रही है, उसका बड़ा कारण एसबीआई भी हो सकता है। खैर, इस पर अब लौटेंगे, कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी जी के सौजन्य से आएगा। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप फंडा में? जी, जो मेरा पिक रहेगा जो रहेगा तीतागढ़ वैगन लिमिटेड। इसको 330 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह है। और ये स्टॉक है फिनोमिनल रिटर्न पिछले 3 साल में दिया है। इनफैक्ट देखें तो मार्च 2020 में स्टॉक ने अपना लो 20 रुपए बनाया था, वहां से 330 आया है। अब रीजन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपनी कैपेसिटी जो एक्सपेंड की, करीब 10,000 वैगन की कैपेसिटी है, और फ्रेट के अलावा जो वंदे भारत में जो ट्रेन बनाने में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। तो अभी करीब 10,000 करोड़ का उनको जो कॉन्ट्रैक्ट BHEL के साथ मिला, ये गेम चेंजर है। कंपनी ने डिफेंस में भी 4A किया है, उसका भी बेनिफिट अब इस क्वार्टर से हम देखेंगे। वहां पर भी रेवेन्यू बुक हो रहा है और हैवी इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग के कारोबार में भी कंपनी का इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं किया था और लास्ट 3 क्वार्टर में 85 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। और मेरा मानना है करीब 60 से 65 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में भी देगी। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखने की अब जरूरत है। ये काफी री रेटिंग यहाँ से दी। एक महीने में 40% ये स्टॉक भाग चुका है, वैसे ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर दाम लगाया जा सकता है। ये आशीष जी की कॉल है। क्विकली रिकैप करते हैं चारों की चारों ट्रेड्स। प्रशांत जी ने आईसीआईसीआई बैंक की 900 की कॉल सजेस्ट की है आपके लिए, 20 रुपये का पहला टारगेट यहाँ पर और 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा डीप। अमित ने BEL के फ्यूचर्स पर दाम लगाया, BEL का फ्यूचर, और वहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने 108 का टारगेट, 101 का स्टॉप लॉस। आशीष चतुर्मोहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना है आज चार्ट का चमत्कार में, 565 और 70 के टारगेट, 535 का स्टॉप लॉस। और आशीष महेश्वरी ने तीतागढ़ वैगन, जहां पर एक शानदार री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन यहां से भी उनका मानना है कि स्टॉक आगे काफ़ी री रेटिंग दिखाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, पेटीएम की बात करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश हुए और करीब करीब 35% ऊपर का लक्ष्य उन्होंने यहाँ पर बताया, 865 रुपये के टारगेट के साथ बाइंग की सलाह दी है। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, इसके लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज जी, जैसे आपने बताया, लगभग 34% की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल को लगती है पेटीएम के शेयर में हो सकती है। यहाँ इन्होंने एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला है, खरीदारी की सलाह है, टारगेट जो है 865 रुपये प्रति शेयर है। मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी अपने लोन डिसबर्स कर रही है, जहाँ इनको लगता है कि CAGR लगभग 64% का होना चाहिए अगले 2 वित्त वर्षों के लिए, उससे एक ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी।
जो पेटीएम का पेमेंट्स कारोबार है, यहाँ भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखेगी। तो कंपनी की जो कोर अर्निंग्स हैं, यहाँ आपको ज़बरदस्त इजाफा दिखेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि जीएमवी जो है वो लगभग 27% से बढ़ती रहेगी। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है, जिसके अंदर कंपनी म्यूचुअल फंड्स बेचती है, लोन्स देती है, इंश्योरेंस बेचती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो जो कंपनी की बात है कि जल्द से जल्द एडजस्टेड बेसिस पे एबिटा ब्रेक इवन होना है, और आगे चल के जो लोन ग्रोथ की बात कर रही है, वहाँ मोतीलाल ओसवाल मैनेजमेंट के व्यू से कॉन्कर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पेटीएम, आशीष महेश्वरी, कोई व्यू आपका पेटीएम को लेकर? जी, मेरा ने अब थोड़ा सा स्टॉक में री रेटिंग बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने जो अपना एक पूरे चेंज किया है कि पहले वो रिटेल में जाना चाहते थे, पेटीएम मॉल जैसे प्रोडक्ट आए थे जो कैश बर्नर थे, उसकी बजाय जो उन्होंने एक तो पेमेंट्स के लिए जो उन्होंने साउंड बॉक्स का जो सिस्टम लाया है, उसमें काफी उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट आप रिटेल शॉप पे पान वाले से लेकर पानी पूरी वाले तक जाएंगे तो वो भी आपको साउंड बॉक्स पेटीएम के वहाँ दिख जाएंगे। तो वो एक काफी बड़ा उन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करके रीच किया। तो इसके अलावा जो लोन है जो पेटीएम पोस्ट पे है, जहाँ 50-60 हजार रुपए तक के ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने दूसरे जो फिनटेक्स हैं उसको बहुत पीछे अब छोड़ दिया है, तो जिसके रिजल्ट अभी आने वाले समय में आएगा जरूर। अभी भी लॉस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है धीरे धीरे लॉस के नंबर्स भी यहाँ पे कम होने शुरू होंगे। तो बिल्कुल देखा जा सकता है इस स्टॉक। एक काम करते हैं, यतिन के पास वापस चलते हैं और अब इस बार बात करेंगे एक मेटल कंपनी की, हिंदुस्तान जिंक, जिसके नंबर्स आने वाले हैं। यतिन, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जहाँ तक कि हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, सीक्वेंशियल बेसिस पे अच्छी इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, क्योंकि जिंक के प्राइसेस फर्म अप हो चुके थे पिछले क्वार्टर। अगर हम Q4 की बात करें तो रेवेन्यू आपको थोड़ा बहुत फ्लैटिश नोट पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, 8,500 करोड़। हालांकि एबिटा में अच्छा इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियल बेसिस पर आएगा। 4,400 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल यही एबिटा 5,000 करोड़ था, लेकिन क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस टाइम थोड़े बहुत दामों में करेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कंपनी किस हिसाब से मार्जिन्स अपने इंप्रूव कर पाती है। मार्जिन्स पे आते हैं तो एस्टिमेट है लगभग 52.5% के आसपास का, और मुनाफा लगभग साल दर साल बेसिस पे आपको फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो 28% की ग्रोथ आपको यहाँ आती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है। नेट बेसिस पे अभी सारा का सारा कैश जो है वो डिविडेंड के रूप में डोल आउट कर दिया है वेदांता को और उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो आगे जाके जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ कैसे कैश फ्लो कंपनी एडजस्ट करती है, वो गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनी का प्रपोजल है जिंक इंटरनेशनल के साथ मर्ज करना, जो वेदांता की सब्सिडरी है, जहाँ गवर्नमेंट का हमने अपोजिशन देखा था, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैनेजमेंट वहाँ क्या कमेंट देता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स के अलावा। ओके यतिन, शुक्रिया फिर ये प्रीव्यू रखने के लिए हमारे सामने हिंदुस्तान जिंक का। हमारे अगले एक्सपर्ट को जोड़ें उससे पहले जरा दो स्टॉक्स पर चेक ले लेते हैं। एक तो लेकर आइए इंडियन होटल्स। आशीष जी, काफ़ी शानदार कॉल रही हो, अब डे हाई पर ये स्टॉक, और देखिए वो रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक में काफ़ी तेज़ी और 336 पर, और वीरू स्पॉट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों वीरू? जी अनुज, मैं आज SBI के ओपन इंटरेस्ट को दिखा रहा है। डायरेक्टर साहब जरा SBI का ओपन इंटरेस्ट लेके आइए। अभी आशीष ने रिकमेंड भी किया अनुज, एक तो SBI डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी दिख रहा था वो स्ट्रॉन्ग है। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपने ये रिकमेंड किया है स्टॉक। पिछले रिपोर्टेड नंबर से लेके इस रिपोर्टेड नंबर के बीच में एक डिफरेंशियल है बहुत बड़ा। पिछले बार के जब नतीजे अच्छे थे, बाजार उसका एडवांटेज नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ दैट अदानी आई थिंक एपिसोड। इस बार के नंबर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि इन्होंने एक सब्सटेंशियल रेट हाइक भी किया, पास ऑन भी किया, 70 बेसिस पॉइंट का एक मुश्त किया। SBI के नंबर से एक्सपेक्टेशन क्या है, और क्या ये एक बेस्ट जोन है, नॉट एग्जैक्टली है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एक पोजिशनल बाय करना है, अगर आपको 6 महीने साल 2 साल के लिए बैठना है, तो ये जोन क्या बाय के लिए बढ़िया जोन है क्या आपके मुताबिक? तो वीरू, जब पहली बात तो जब हम एक स्टॉक रिकमेंड करते हैं तो जनरली कोशिश यही करते हैं कि जो पोजिशनली सेटअप काफी स्ट्रांग हो, उन्हीं पे बात करने की कोशिश करते हैं, और SBI उस परफेक्ट सेटअप के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आप देखेंगे वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक बहुत बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ। स्टॉक का ऑल टाइम हाई था करीब 633 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपए पे आया, और ये 500 रुपए का जो फेज है वो स्टॉक ने करीब 3 महीना निकाला। तो 3 महीना
कि कंसोलिडेशन के बाद आप देख रहे हैं कि एक रिकवरी यहाँ पर शुरू हुई है। तो ये पहली बात तो टेक्निकली बहुत बढ़िया एरिया है जहां पर पे मीडियम लॉन्ग टर्म सभी इन्वेस्टर्स को पोजीशनिंग के बारे में एसबीआई के अंदर में पोजीशन बना सकते हैं। अब जहां तक कि एक्सपेक्टेशन है तो देखिए हमारा तो मानना ये कि जिस तरह से केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बना है और ये क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट फोकस्ड बैंक्स को सबसे बड़ा बेनिफिट देंगे। तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे बैंक इसके बेनिफिशियरी है और पीएसयू बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां पर पे कैपिटल एडिकेसी रेशियो कंफर्टेबल है, क्रेडिट ग्रोथ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी जबरदस्त बन रही है और निम एक्सपांशन जैसे आपने कहा क्योंकि पास ऑन कर पा रहे हैं तो निम एक्सपांशन यहाँ पर कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है। वैल्यूएशन के टर्म्स पे आप देखते हैं तो एसबीआई अपने पीयर्स के कंपैरेटिव जरूर थोड़ा महंगा रहता है, बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं वन टाइम प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन जोन है जहां पर इन बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट को देखते हुए भी हमें लगता है एक लॉन्ग पोजीशनिंग करनी चाहिए। पीएसयू बैंक भी, इसका ईटीएफ भी हमने कई बार आपके चैनल पे रिकमेंड किया और मुझे लगता है कि ये समय है जब इस ईटीएफ के ऊपर भी पोजिशनली ध्यान दिया जा सकता है। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी को। दिनशो जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी खुश होंगे आप क्योंकि आपकी जो लार्जेस्ट होल्डिंग है उसने फाइनली आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं। अरे जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और गुड आफ्टरनून आपको और आपके व्यूअर्स को। एक्चुअली हम वैसे ही खुश रहते हैं लेकिन बराबर बोला आपने, एचडीएफसी बैंक का अभी हमारा तो कॉल यही था पहले जो कि मर्जर एक बार थोड़ा निश्चिंत हो जाए, मतलब एज इन नॉट निश्चिंत बट आउट ऑफ वे हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बैंक जो काफी मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे बड़ा बैंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, तो वहां पे आपको एक तो ग्रोथ में सर्टेनिटी आ जाती है बिकॉज ओवरलैप, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि कस्टमर्स के बीच में जो ओवरलैप है वो काफी कम है, क्लाइंट माइनिंग काफी हो सकती है उनके नए क्लाइंट्सों के साथ। सो वो सब देख के तो ग्रोथ में तो इशू ही नहीं था, इशू था उनका डिपॉजिट कैसे कोप अप करेगा विद दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ बेस। तो इसलिए वो भी ये सेटल हो गया। ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आपने नंबर देख लिए, काफी अच्छा ग्रोथ आया, नॉट ओनली इन डिपॉजिट्स बट ऑल्सो क्रेडिट ग्रोथ में भी काफी अच्छा नंबर आया। तो हमारा कॉल तो ऑब्वियसली पूरे सेक्टर में ये था कि निम्स में भी पीक आउट हो गए होंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होते हैं वो शायद पीक आउट हो गए हैं, लेकिन ग्रोथ अभी किक इन करना चालू होगी। तो आई थिंक वो आपको सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं और इनफैक्ट जो एडवांस नंबर्स आए हैं उसमें भी आपको दिखा है कि काफी हद तक क्रेडिट ग्रोथ में काफी बढ़ाव आया है। तो वो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात और ऑब्वियसली स्टॉक ने काफ़ी रैली भी की है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्ट्राव्यू ये भी था कि अब स्टॉक शायद फुल्ली प्राइस्ड इन है रैली के बाद। ऑब्वियसली मैं नियर टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये मर्जर के बाद जो सिनर्जीज आएंगी वो एक फ्रेश री रेटिंग ला सकती हैं इसमें? और काफ़ी एफआई बाइंग भी देखी है इसमें, मैं देख रहा था पिछले 2 हफ्ते में जो एफआई बाइंग आई है काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड रही है एचडीएफसी ट्विंस में। जी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए कि जब आप एमएससीआई अगर जो देखें तो उसमें तो सिर्फ एचडीएफसी ही था, एचडीएफसी बैंक तो प्रेजेंट भी नहीं था वहां पे बिकॉज ऑफ फॉरेन ओनरशिप के चलते। तो वहां पे तो ऑब्वियसली फ्लोज आपको दिखते रहेंगे और हमें तो लग रहा है कि प्रॉब्ली आपका मर्ज एंटिटी के हिसाब से they'll be at around 10% ऑड वेट एमएससीआई में ही, तो उसके चलते तो ऑब्वियसली फ्लोज काफी अच्छे दिख सकते हैं आपको यहाँ पे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला कि री रेटिंग का, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग कैंडिडेट फॉर री रेटिंग। एक बार मर्जर इज आउट ऑफ द वे और हमें तो लग रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर अनाउंसमेंट आ जाए, मतलब एज इन डेट आ जाएगी मर्जर की, और उसके बाद तो हमें तो यही स्टॉक लग रहा है जो आपके पूरे सेक्टर को रैली करवाएगा। और री रेटिंग डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ रेट तो उनका इशू ही नहीं होगा वंस द मर्जर इज थ्रू। ओनली जो कंसर्न है वो डिपॉजिट का था कि वेदर दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो वो वहां पे भी लग रहा है हमें कि दे आर इन एंड डन विद। सो आई थिंक ग्रोथ विल बी अ फिनोमिनल वन ईयर। अच्छा दिनशो जी, अनुज ने आपका स्वागत किया और एचडीएफसी बैंक से मैं भी आपका स्वागत करता हूं और मैं करता हूं होटल्स से। वो भी पैसा कमा के दे रहे हैं आपको और आप लोगों ने बहुत सारे होटल्स लिए भी थे, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। मैं सिर्फ लीडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
लग्जरी स्पेस में ये स्पेस ऐसा था जिसमें लोगों ने पैसा बनाया और अभी तक पैसा कायम है, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं स्टॉक्स। अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 52 वीक हाई पे खड़ा है स्टॉक। आपकी अप्रोच करेगी सर, यहाँ पे आप कैश पे कन्वर्ट करें प्रॉफिट्स को या फिर अभी बने रहें? नहीं जी, हमें तो लग रहा है कि ये एक्चुअली चालू है। एक थीम जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो थी अफोर्डेबल लग्जरी थीम, एस्पिरेशनल स्पेंड्स थीम, ये सब हमने आइडेंटिफाई किया था मई ऑफ लास्ट ईयर में। और हमें तो लग रहा है कि अभी ये एक्चुअली कैच ऑन होना चालू है। आप अभी कहीं कोई भी लोकेशन में आप होटल का रूम बुक करने जाएं तो इट्स ऑलमोस्ट डबल द प्राइसेस ऑफ व्हाट यू रिमेंबर। तो इसके चलते तो हमें लग रहा है कि इनके जो एवरेज रूम रेवेन्यूज हैं वो तो काफी अच्छे, मार्क्स तो गिवन ही है कि अच्छे हैं, लेकिन सस्टेन करेंगे। क्योंकि नॉर्मली ये क्वार्टर जो होता है वो थोड़ा डिप आता है यार में, क्योंकि स्कूल के एग्जाम होते हैं वगैरह, डोमेस्टिक ट्रैवल कम हो जाता है, फॉरेन ट्रैवल तो ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। तो उसके चलते हमें लगा कि ये क्वार्टर में भी उनके एरास डिप होंगे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। इट्स सस्टेनिंग एट दोज लेवल्स। एंड नॉट ओनली इंडियन होटल्स, आप दूसरे भी होटलों के स्टॉक देखिए। मुझे याद है लास्ट टाइम हमने एक बात की थी, जो अनुज ने बोला था कि वो तो उनका रेगुलर रूट है और उन्होंने देखा है कि वहाँ जो काम चल रहा है उस होटल में वो भी काफी अच्छा कर रहा है। और वहाँ पे भी हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पूरा सेक्टर ऑल टुगेदर। पर सिलेक्टिवली बेच लिया हमने यहाँ पे, और 2 ही स्टॉक है हमारे पास इसमें। ओके, और 2 ही स्टॉक्स हैं। और ये अभी अपनी होल्डिंग दिनशॉ जी कह रहे हैं कि बना के रखेंगे और पैसा अभी और बनना बाकी है। अच्छा दिनशॉ जी, एक बात मानना पड़ेगा, आप भी जब इस कार्यक्रम में आए और जब समीर जी भी इस कार्यक्रम में आए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था आप लोगों का, नो टू आईटी, नो टू आईटी एंड नो टू आईटी। आप लोगों का वो कन्विक्शन बहुत काम कर गया। बट अब इन्फोसिस ने जिस प्रकार से इस क्वार्टर के नंबर दिए, फुल ईयर के नंबर दिए, और जिस चीज़ों को लेकर उन्होंने CY24 को लेकर भी जो अलार्म रेज किया है, क्या उसके बाद जो प्राइस डैमेज है वो प्राइस डैमेज इनफ हो चुका है? मैं सर इनफैक्ट अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो पूरा का पूरा पोस्ट कोविड जो बड़ा स्विंग था, ऑल टाइम हाई पे जब ये स्टॉक गया, उसका 50% रिट्रेसमेंट इन्फोसिस में आ चुका है। अब आप लोगों का व्यू क्या है आईटी में? एनी पॉजिटिव थॉट्स आफ्टर दिस प्राइस डैमेज? जी देखिए, 2 हिस्से हैं इसके। एक तो है कि फंडामेंट में तो हमें अभी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। हमें उल्टा लग रहा है कि ये क्वार्टर जो होगा आईटी सेक्टर के लिए, मतलब जो आपका जून क्वार्टर होगा आईटी सेक्टर के लिए, वो और भी खराब लगेगा हमें एज कम्पेयर टू जो मार्च था उसके हिसाब से। क्योंकि अगर जो आप कमेंट्री सुने मैनेजमेंट की, सब जो मैनेजमेंट थे, इट सीम्स फरवरी और मार्च में एक्चुअल वीकनेस चालू हुई है, और वो अगर जो पुल ओवर करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्वार्टर तो और भी खराब रहेगा उसके चलते। तो एक तो वो है फंडामेंटल वाइज। दूसरा होता है वैल्यूएशन वाइज। अभी वैल्यूएशन में ऐसा हुआ है, जैसे आपने बोला कि काफी पुल बैक हो गया है फ्रॉम द हाइज इन्फोसिस ने टच किया था। तो इनफैक्ट सारे स्टॉक्स में ऐसा ही हुआ है वहां पे। वैल्यूएशन वाइज अभी भी आप देखिए कि दे आर अराउंड 15 to 20% प्रीमियम जो है उनका अभी भी है एज कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स। हमारा जो सबसे बड़ा कॉल यही था कि एक तो हमें अर्ली कॉल था हमारा, काफी अर्ली था। हमने तो सेक्टर डिटोरिएट करते हुए देखा था, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में हमने देख लिया था कि सेक्टर जरा खराब हो रहा है, तो इसलिए हम तो 0 हो गए थे उस समय ही। और हमने तब कॉल आउट किया था कि तब 40-45% प्रीमियम है प्री कोविड लेवल से, और हमें ग्रोथ रेट प्री कोविड जैसे ही दिख रहे हैं, विच वाज मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट। तो वो तो हो गए हैं बराबर कि मिड सिंगल डिजिट के आसपास ही ग्रोथ रेट दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी थोड़े प्रीमियम पे है एज कंपेयर टू प्री कोविड। तो आई थिंक वो करेक्ट होना बाकी हो गया। और बहरहाल आई मीन डिपेंडिंग ऑन कितना खराब रिपोर्टिंग होता है ये क्वार्टर में, देन वी कैन टेक अ कॉल कि अगर जो कि करेक्शन ओवर ड्यू हुआ है, कि मतलब डन एंड डस्टेड है, कि और बाकी है। बिल्कुल, जैसा आप वीडियो ने भी कहा, ये एक कंसिस्टेंट व्यू रहा था दिनशॉ का। इवन जब आईटी स्टॉक्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ गई थी कि एटलीस्ट जून क्वार्टर तक अवॉइड करेंगे और जून क्वार्टर के बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, और वो कॉल एकदम सटीक पड़ी यहाँ पर। दिनशॉ जी, कोई फ्रेश थीम आइडेंटिफाई की हो आपने, कोई फ्रेश स्टॉक जहाँ पर पैसा डाला हो? जी नहीं, फ्रेश तो कुछ नहीं किया है अनुज जी। इनफैक्ट व्हाट वी हैव डन है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर स्टॉक में हमने एक्चुअली थोड़ा पेयर ऑफ किया था हमारा, क्योंकि काफी वैल्यूएशन वहां पे स्ट्रेच हो गए थे। लेकिन अभी वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा
ओवरडन हो गया है करेक्शन, तो हम आस्ते आस्ते करके वहाँ पे नेम्स ऐड कर रहे हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग नेम्स हैं तो उसमें हम लोग थोड़े एडिशन किए हैं, अदरवाइज नया कुछ हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। एंड वी एक हाउसिंग लोन कंपनी आइडेंटिफाई की थी पीएसयू सेक्टर में जो हमें काफी अच्छी लग रही थी, जो भी एनीवे राइट्स इशू भी आया था उसका एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, तो वो हमने आइडेंटिफाई की थी और उसमें हम लोग ने लिया था स्टेक। बट अदरवाइज वी रिमेन विद आवर ओल्ड थीम्स व्हिच इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड कंज्यूमर्स। बहुत बड़ी रैली है आपके पास भी, मेरे ख्याल से एक फुटवेयर स्टॉक है, कैंपस है शायद आपके पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी, हाँ जी। तो वहाँ पर अभी भी बने हुए हैं आप, थीम इंटैक्ट है आपके हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल। तो हमारा तो एक्चुअली आप देखिए आज खबर आई है वर्ल्ड बैंक की कि इंडिया अभी जो यूथ कोहोर्ट बोलते हैं, कोई 37 करोड़ लोग हैं जो यूथ कोहोर्ट में आते हैं, जो 10 से 24 साल के एज ग्रुप में, और हम सबसे लार्जेस्ट हो गए वर्ल्ड में एज कम्पेयर टू इवन चाइना। तो यहाँ तो अभी मुझे लग रहा है कि काफी ग्रोथ बाकी है, कैंपस अकेला नहीं, आई मीन देयर विल बी अदर वेरिएंट्स आल्सो जो आएंगे अलोंग द वे व्हिच विल अपील टू दिस काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ, और 37 करोड़ लोग, मतलब हम पूरा यूरोप टुगेदर की बात कर रहे हैं एक सिंगल जगह पे, तो आप सोचिए कि कहाँ ग्रोथ जा सकती है यहाँ से। तो इसलिए हम डटे हुए हैं वहां पे, थोड़ा पेयर ऑफ, जैसे मैंने पहले बोला था, थोड़ा पेयर ऑफ किया था, फिर आस्ते आस्ते करके भी ऐड भी करना चालू किया है यहाँ पे। सो दैट्स अबाउट इट। पूरा यूरोप 37 करोड़। खैर अच्छा, अब इससे बाहर निकलते हैं। अब दिनेश्वर जी, आज टाटा मोटर्स पे आप, आई होप आपने खबर पढ़ी होगी, अब वो अपने जेला ऑपरेशंस को अगर आप देखें काफ़ी संगठित कर रहे हैं, काफ़ी निवेश करेंगे उसमें, ईवी पे काफ़ी फोकस करेंगे। आपका टाटा मोटर्स पे इस वक्त व्यू क्या है, आइसोलेशन में, या फिर ऑटो में आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी पड़ी हो एक्यूमुलेट करने के लिए, या फिर कुछ स्टॉक्स जो पड़े हो ऑटो में इस वक्त? जी, मुझे एक्चुअली यही समझ नहीं आया आज कि इतना बुलिशनेस क्या हुआ टाटा मोटर्स में, जब उन्होंने अपना केपेक्स बढ़ा दिया, मतलब $2.5 बिलियन से केपेक्स ऐड कर दिया है अपना पर एनम के हिसाब से, पाउंड, सॉरी नॉट डॉलर्स, पाउंड्स में, 2.5 बिलियन पाउंड में ऐड किया है। और दूसरा हमारा यही कहना था कि जेएलआर इज वे बिहाइंड द कर्व, जो ईवी स्पेस में होता है वहां पे मुझे लगता है जेएल काफी पीछे रह गया है, इसीलिए अभी देव रियलाइज कि यहाँ पे अगर जो केपेक्स नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। इनफैक्ट आप फोक्सवैगन का केपेक्स सुनाएंगे तो $100 बिलियन का केपेक्स बोलते हैं अगले 5 साल में, और यहाँ पे हम $15 बिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं, विच इज अराउंड $18 बिलियन पिछले अगले 5 साल। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट है इस स्पेस में। दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू ईवीज, पर अभी ऐसा है कि हमें तो ये लग रहा है कि रेस में ये पीछे रह गए हैं, इसलिए दे आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट देयर। और दूसरा आप देखिए कि ईवी स्पेस में काफी कंपटीशन जो अभी नहीं है वो भी आ रही है, मतलब गूगल आ जाएगा, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ फ्यू अदर बिग प्लेयर्स, चाइना के काफी प्लेयर्स हैं जो आ गए हैं यहाँ पे, तो उसके चलते हमें एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं लग रही है। हमें तो लग रहा है कि कैश फ्लो, इनफैक्ट जो उनका गाइडेंस था कि दे विल बिकम डेट न्यूट्रल बाय आई थिंक 26 और समथिंग, वो सब अभी इट विल टेक अ बैक सीट प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए दिनेश्वर जी, अच्छा लगा बात करके आपसे, और हर बार की तरह थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, ये बात होगी दिनेश्वर जी से। अब एक बार जरा मार्केट पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने फिर डिफेंड कर लिया 17,574 और एकदम प्रिसीजन के साथ आज 3 या 4 ट्रेड्स दिए मार्केट ने आपको। अगर आपने उस निफ्टी की रेंज को जो सुबह एक डिस्कस हुई थी उसको अगर आपने रिस्पेक्ट किया हो तो सुबह सुबह मार्केट ने आपको एक सेल ट्रेड दी, और लोअर लेवल पर, हालांकि बाय ट्रेड उतनी ज़बरदस्त नहीं रही, लेकिन सेल ट्रेड तो उस लेवल से काफ़ी अच्छी रही। बाय ट्रेड भी थोड़ा बहुत आपको मुनाफा कमा के दे के गई होगी 30-40 पॉइंट का, लेकिन सेल ट्रेड पर आपको उसमें अच्छा पैसा मिला होगा। बैंक निफ्टी भी बिटवीन द रेंज 42,265 पर। यतिन के पास एक बार फिर चला जाए और डीलिंग रूम में जाना जाए कि उन्हें क्या संकेत मिल रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। और इंटरेस्टिंग मूव आज आपको सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल रहा है। मूव के साथ ओपन इंटरेस्ट भी आपको 8% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल सीरीज में। और सिटी यूनियन की बैंक की बात करें तो डीलर्स यहाँ पोजिशनली खरीदारी कर रहे हैं। उनको लगता है 138 से लेकर 140 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए। 200-210 के लेवल से स्टॉक कंटिन्यूस करेक्ट होके अब बाउंस बैक की चेष्टा कर रहा है, तो देखा यह जाएगा कैसे
यहाँ आपको अप मूव्स मिलते हैं। यहाँ जो बैंक के चेयरमैन है कामाकोडी साहब, इनका एक्सटेंशन जो है वो आरबीआई के हाथ में है। तो देखेंगे कि इंडसइंड बैंक या फिर एयू बैंक में जो रिएक्शंस आए हैं एक्सटेंशन को लेके, वो इस पर्टिकुलर बैंक में आते हैं या नहीं आते हैं। 3 साल का जो है एक्सटेंशन सीक किया है, आरबीआई की अप्रूवल अवेटेड है यहाँ, तो ये की ट्रिगर होगा इस काउंटर के लिए। इसके अलावा ट्रेंड, ये भी एक स्टॉक है जो आज एचएनआई रेडार पे है। काफ़ी सारी खरीदारी एचएनआईज रिजल्ट सीजन में इस पर्टिकुलर काउंटर में कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स अच्छी आई थी और उम्मीद यही है कि इस टाइम भी अर्निंग्स अच्छी आएंगी। और पोजिशनली और बीटीएसटी के ट्रेड के हिसाब से भी ट्रेंड में आज काफ़ी सारे एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं। ओके यातिन, शुक्रिया आप ये दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। तो सिटी यूनियन बैंक और ट्रेंड पर डीलिंग रूम की नज़र इस समय। चलिए अब बीटीएसटी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और आखिरी के 20 मिनट बाकी मार्केट के। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बाय या सेल? बाय है, और वो भी मदरसन। मुझे अच्छा लग रहा है मदरसन। एक अच्छा अप मूव मिला था करीब 60 के आसपास, फिर करीब 2 हफ्ते का एक साइडवेज मूव था और आज उससे ऊपर चल रहा है। आज ब्रेकआउट मिला है, 70 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 75 तक जाना चाहिए, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 73। स्टॉप होगा 69, बस 69 बहुत है मेरे ख्याल से। ये 72, 73, 75 ये जोन है मदरसन। मेरी भी नज़र गई थी एक्चुअली मदरसन पर, मैं बात करने वाला था इसकी, और गावा सर ने पिक किया ये स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद एक मूव मदरसन में, तो इस स्टॉक पर नज़र रखें। आशीष चतुर्मोहता, आपकी कोई ट्रेड बीटीएसटी को लेकर, बीटीएसटी एसटीबीटी? एग्जैक्टली बीटीएसटी के फॉर्म में तो नहीं, पर मुझे एक ट्रेड काफी अच्छा लगता है जिसको मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पर एक अच्छी जगह बन सकती है। वो है गुजरात फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर। और जैसे हमने कहा कि स्पेशलिटी केमिकल में लास्ट टाइम हमने बात की थी नवीन एसआरएफ, जिनको हम पोर्टफोलियो में भी ओन करते हैं। ये काफी अच्छे सेटअप बना रहा है और गुजरात फ्लोरो में मेरा मानना है 332.40 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और वीकली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ देने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे पोजिशनली स्टॉक 3500 तक जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ मुझे नजर आता है। ओके, गुजरात फ्लोरो आपकी स्क्रीन पे बीटीएसटी ट्रेड में। और प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? फ्रॉम अ बीटीएसटी पर्सपेक्टिव पर थोड़ा पोजिशनल मुझे लग रहा है एबीएफआरएल एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है। एक जो डबल बॉटम था उसके ऊपर डिप ली थी, वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे सेलिंग के, और आज एक अच्छी मूव दिखा रहा है। तो 223 पे मैं इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 214, 214। मेरा टारगेट होगा 240 से लेके 245। आदित्य बिरला फैशन, प्रशांत जी की कॉल है। यहाँ पे एक बड़े पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे आप इसको ट्रेड को पिक करते हुए। मीनवाइल 17,630 निफ्टी अब और एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देके ऊपर आता हुआ, यानी जो मिड सेशन का स्विंग हाई था 1151 का, 17,634 वहाँ पे उसको स्ट्राइक करता हुआ। और जो इस कार्यक्रम में आशीष चतुर्मोहता जी की कॉल थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो करीब करीब 545 का हाई लगा के आई। गजब कॉल थी वो, अच्छा करता हुआ एसबीआई, और इसीलिए मैं इसको बार बार कंसिडर भी किया था। अच्छा रुचित, आपकी कॉल क्या रहेगी? बीटीएसटी के लिए वोल्टास को लेके जाने की सलाह दूंगा। आज डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉन्ग फॉर्मेशंस भी हुए हैं यहाँ पे, और जो रीसेंट करेक्शन भी हमने देखा था लगभग बीच में 920-930 का हाई मार्च की पहले वीक में स्टॉक में बनाया था, और उसके बाद की जो करेक्टिव फेज थी 920 से लेकर 800 तक, उसमें कोई सिग्निफिकेंट शॉर्ट फॉर्मेशंस नहीं थी। तो जब इस बार जब स्टॉक करेक्ट हुआ है तो वहां पे शॉर्ट फॉर्मेशंस इतनी नहीं रही है, बट अब जब ऊपर जाने की शुरुआत हुई है तो फ्रेश लॉन्ग एडिशंस वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आई थिंक काफी पॉजिटिव साइंस है। तो 854 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह दूंगा 900 के आसपास के टारगेट्स के लिए। ओके, वोल्टास पर इस समय बीटीएसटी, अभी वोल्टास हमने स्पॉट भी किया था, काफ़ी वॉल्यूम आज इसमें। अमित सेठ, आपकी बीटीएसटी कॉल? जी अनुज जी, मैं फेडरल बैंक लेके जाना चाहूंगा। फेडरल बैंक एक बेस से आ रहा है, सारे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर लिया है इसने। 10 और 20 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे क्रॉसओवर है। 132.40 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 138 और स्टॉप लॉस रहेगा 130 रुपए का। ओके, चलिए सारी बीटीएसटी कॉल्स इस समय हम ले चुके हैं। अब कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। सुबह सुबह इस चैनल पर आपको रिकमेंडेशन मिली थी क्यूमेंस इंडिया पर, एक बार वो स्टॉक वापस लेकर आइए। इस समय सारे टारगेट्स जो सुबह मेंशन हुए थे वो इस समय यहाँ पर मीट हो रहे हैं। 1564 इस समय स्टॉक का भाव, और शानदार मूव, करीब करीब 4% का मूव यहाँ पर आज इस स्टॉक में आया। मेरे ख्याल से फ्यूचर्स और कॉल्स दोनों में ये स्टॉक सजेस्ट किया गया था।
अब एक और स्टॉक लेकर आइए। आज एक्चुअली सुबह से मेरी नज़र थी इसके ऊपर, सुबह मैं सोचा था इसको मार्क करूंगा, बायोकॉन, क्योंकि कल गिरा था बायोकॉन काफ़ी एक बड़ी रैली के बाद। कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई थी और अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई थी बायोकॉन में, लेकिन आज फिर सुबह नीचे खुला जरूर, लेकिन इसके बाद एक फ्रेश मूव यहाँ पर इस समय बायोकॉन में बन रहा है। आशीष महेश्वरी जी, एक बायोकॉन को लेकर आपका कोई व्यू, क्योंकि रीसेंट लो से पहले ये हाई से आधा हुआ और अब लोअर लेवल से रिकवरी, कोई व्यू यहाँ पर? नहीं, मैं बायोकॉन को अंडर परफॉर्मर ही मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रिगर है एक्सेप्ट कि थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में दोबारा इसके बाइंग हमें देखने को मिल रही है। बट बायोकॉन मेरा मानना है कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1-2 साल नहीं, कई सालों से, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रिगर है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए। कोई ऐसा अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका बायोकॉन पे नहीं है, बट बायोकॉन 229 पे, इसमें कोई रहा नहीं कि बायोकॉन ने मूव अच्छा दिया। एक बार प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। अच्छा, बायोकॉन साथ ही साथ सिंजन दोनों को रखिएगा। बायोकॉन आपके स्क्रीन पे इट्स 229 और यस कल एक रेस्ट लिया, लेकिन आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से फिर पुल बैक लेके डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। एक बार सिंजन में रखिएगा, और सिंजन इतना खराब चार्ट नहीं भी था, 616 के स्तर पे इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है सिंजन इस वक्त। खैर, सारे BTC ट्रेड्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और 15-16 डाउ जोन्स फ्यूचर्स, याद रखिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स। एक बार डायरेक्टर साहब मार्केट बेथ रखिएगा, उसको भी देखेंगे डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी उस वक्त काफ़ी पेन में थे, काफ़ी सीवियर पेन में थे। अभी भी 140 अंक नीचे डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए, और लॉन्ग 26 आज सुबह से बाजार की थीम ये रही है कि शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। हालांकि सुबह जो कवरिंग का जो आंकड़ा था वो 100 से ऊपर का था, इट्स नाउ 82, बट यस अभी भी काफ़ी हेल्दी है। शॉर्ट मात्र 18 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 63 में, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लॉन्ग देखते हैं कहाँ पर था आज। आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग बिल्डअप सिटी यूनियन बैंक में, पेज इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। लुक एट ट्रेंड आज आपकी स्क्रीन पे 3% ऊपर, ICICI प्रूव करीब 3.25% ऊपर, बंधन बैंक आज लगभग 2% ऊपर, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। टाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट कवरिंग, कमेंस इंडिया में आज एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। डेल्टा कॉप में जैसे ही वो आज डेरिवेटिव बैन से बाहर आया, एक स्ट्रॉन्ग मूव था। बाटा आज की थीम बाजार की, इंक्लूडिंग लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स ऑल, अगर आप देखें स्पेसेस, हालांकि इसकी पूरी प्रेजेंस मिड कैप में, याद रखिएगा बाटा ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एक ओवरसोल्ड स्टॉक था, लेकिन कैंपस, लिबर्टी, बाटा सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। फिर आते हैं जो कमज़ोर कीमत था, दिवीज लैब प्रॉफिट बुक कैश में कन्वर्ट हुआ। TVS मोटर्स कैश में कन्वर्ट हुआ प्रॉफिट। कल इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे फ्लोट करता हुआ। इंडिया सीमेंट्स, HAL और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था आज डालमिया भारत में, मेट्रोपोलिस में, JK सीमेंट में, लॉरस लैब में और चंबल फर्टिलाइजर्स में। आज सीमेंट में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा आज पिटाई भी हुई, प्राइस डैमेज हुआ और शॉर्टिंग काफ़ी हुई। मैं आपकी स्क्रीन पर एक आंकड़ा रखता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, और मतलब जिसे कहते हैं ना, हैवी OI एडिशन अगर किसी सेक्टर में हुआ है तो वो है सीमेंट में। इट्स 9.3 ब्लेंडेड, जिसे कहते हैं ना पूरे सेक्टर का OI एडिशन। डालमिया भारत 16.6, ग्रासिम 23%, श्री सीमेंट 21% और अल्ट्राटेक सीमेंट 5.5% और साथ ही साथ ACC करीब 2.5%। तो सीमेंट स्पेस में आज सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। कैपिटल गुड्स आज एक सच अच्छा हेल्दी लॉन्ग ओएरेशन देखे गया। BEL 1%, BHEL 2%, कमेंस इंडिया 0.5%। उसके बाद आज पॉलीकैब में 6.5% का, और साथ ही साथ वोल्टास में, जिसको ट्रेड को कैरी भी कर रहे हैं आज प्रकाश सर, करीब 4% का ओएरेशन दिखा गया। कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। और जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी क्या सिक्योर करके ले जा रहा है। बैंक निफ्टी एक बार फिर से अपने उस 42,100 की ट्रैजेक्टरी को सिक्योर करके ले जाता हुआ 42,000 का जोन नहीं टूटा तो नहीं टूटा, इन वर्स सर्कमस्टेंसेस एज वेल। आज टॉप OI गेनर्स कौन कौन से थे? CUB 13%, फेडरल बैंक 6.8%, HDFC बैंक 10% और ICICI बैंक 7.7% और बंधन बैंक में 3% का इजाफा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक टेक्नोलॉजी स्पेस को देखें, आज टेक्नोलॉजी स्पेस में क्या हुआ? देखिए आज टेक्नोलॉजी स्पेस में सबसे बड़ा OI बिल्डअप हुआ है कोफोर्ज में, जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है और
साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक परसिस्टेंट में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, लेकिन लॉन्ग जो बिल्डअप हुआ है वो आज टेक महिंद्रा में और कुछ हद तक हल्का सा बिल सॉफ्ट में मिड कैप आईटी में हुआ। और एक स्पेस को देख लेते चलते जाते जाते जिसमें आज काफ़ी हायर लेवल से अनवाइंडिंग हुई, वो था फार्मा स्पेस। पूरे में प्रॉफिट्स बुकिंग कैश में कन्वर्ट हुए और उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स शामिल थे, जैसे अबाउट इंडिया, साथ ही साथ आप देखिए तो इप्का लैब्स और बायोकॉन तो बाद में रिकवर हो गया, बट ज़्यादातर अगर आप देखें स्टॉक्स में हायर लेवल से आज थोड़े से प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट होते नजर आए। लेकिन अनुज, वाकई एक बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी 42,100 का जोन सिक्योर रहा वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी। वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट नीचे थे और अच्छा लगा एक बार फिर से कि लीडरशिप आईसीआईसी बैंक, HDFC बैंक और SBI ने ली। अनुज बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, बस मुझे सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब जो मैं भले ही दूंगा बैंक निफ्टी को, HDFC बैंक की वजह से लगातार दूसरे दिन ये स्टॉक हाइस की तरफ बंद हो रहा है। हालांकि प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जो पोस्ट रिजल्ट सेलिंग थी वो खत्म होती हुई दिख रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ उसमें जोड़ दूंगा कि क्या ये एक्सपायरी मूव था 3 PM वाला, क्योंकि काफ़ी US फ्यूचर्स डाउन है, तो उस हिसाब से कल आई थिंक एक ट्रेंड पता चलेगा। अभी भी देखते हैं निफ्टी ग्रीन में बंद होता है या रेड में, मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो किसी भी तरफ आ सकती है अभी भी वीरू, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेरी नज़र बार बार 2-3 स्टॉक्स पे जा रही है। एक तो बायोकॉन जिसको हमने अभी जिक्र किया था, वो इस समय डे हाई पर आया, और उसके अलावा PVR एक और स्टॉक है जो डे हाई पर आया। लेकिन जैसा आपने बोला बैंक निफ्टी और SBI, जो SBI पर कॉल रही, मेरे ख्याल से ट्रेडर्स ने आज अच्छा मुनाफा कमाया होगा उस ट्रेड में जो अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने दी थी SBI के। देखिए वो कॉल देने के बाद भी आपको आराम से 2 रुपये के करीब वहाँ से चला होगा, और ये ऑब्वियसली एक पोजिशनल व्यू था उनका, लेकिन अदरवाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट निफ्टी अब करीब 11 पॉइंट ऊपर, और क्लोज अच्छी है, जैसा वीरू कह रहे थे क्लोज अच्छी है, क्योंकि एक समय पे रिस्क लग रहा था कि बैंक निफ्टी फिर शायद 42,100 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो लास्ट के 1 घंटे का मूव है इसने एक काफ़ी हद तक अच्छा मूव ला कर दिया बैंक निफ्टी को। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इसी चीज़ से समझ सकते हैं आप कि 2-3 दिन पहले बैंक निफ्टी का जो लो था 41,799, उससे हम करीब अब 500 पॉइंट दूर हैं, पूरे 500 पॉइंट, जबकि निफ्टी में वो जो लो था उसके हम काफ़ी करीब हैं, जो 17,574 के करीब का लो था उससे काफ़ी करीब है। तो बैंक निफ्टी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अब ये यहाँ से कंटिन्यू करेगी या नहीं ये देखते हैं। लेकिन आज कुछ और सेक्टर्स है जहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग है। सीमेंट की बात हुई थी, एक बार जरा JK सीमेंट लेकर आइए, ये भी F&O का स्टॉक है, और इस समय ये स्टॉक जो है वो डी लो पर, देखिए क्या कोलैप्स हुआ है पिछले कुछ मिनटों में JK सीमेंट। गाबा सर कोई व्यू इस पर? हालांकि हाई प्राइस स्टॉक है, हाई टिकट स्टॉक है, कोई व्यू यहाँ पर? आई थिंक शॉर्ट करना चाहिए JK सीमेंट। 3000 के आसपास से सेलिंग मिला है और काफी अपमूव मिलने के बाद टॉप होगा। अभी ट्रेड कर रहा है 2940 के आसपास, मेरे ख्याल से 2900 पॉसिबल है। टॉप थोड़ा डीप है, इतना ही दिक्कत है 2980 का, उससे कम चलेगा नहीं। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है JK सीमेंट लोअर लेवल आ सकते हैं। यस, और शायद 2900 के बाद और भी लोअर देखेंगे, लेकिन 2900 इजीली पॉसिबल है। ओके, 2900 इजीली पॉसिबल है। एक और स्टॉक जो इस समय कोलैप्स तो नहीं कहूँगा लेकिन डे लो पर है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL का शेयर एक बजरा लेकर आइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इस समय पिछले लास्ट कुछ मिनटों में एक मूव आया है, और ये स्टॉक है, देखिए ये भी यहाँ पर भी एक मिनी कोलैप्स टाइप ही है। प्रशांत जी कोई व्यू यहाँ पर HAL पर? जी अरुण जी, काफी वक्त से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक्चुअली ये कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर हम आज के मूव को देखें तो एक क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग आई है। बट मैं थोड़ा फॉलो थ्रू के लिए वेट करूंगा, इसलिए क्योंकि अगर हम अप्रैल के चार्ट को देखें तो 6 और 7 अप्रैल के 10 अप्रैल के बीच एक गैप सपोर्ट है, बिल्कुल उस सपोर्ट पे आया है। तो मैं कल वेट करूंगा, अगर यहाँ से बाउंस आए तो शायद मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। तो मेक और ब्रेक लेवल पे आज है, और कल अगर इसको फॉलो थ्रू नीचे मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी होगी, क्योंकि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको जब तक 20 दिनों के एवरेज नहीं ब्रेक करे शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। ओके, HAL आपकी स्क्रीन पे 2770 पे। अच्छा, एक स्पेस जिसको मैं देखना थोड़ा सा भूल गया, और वो था ऑटो स्पेस। टाटा मोटर्स आज आई थिंक सुर्खियों के लिहाज से जो शायद एक स्टॉक ऑफ द डे होता,
उतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें क्लोज ठीक ठाक है। इट्स आई थिंक अप बाय 1.4%, ओ एडिशन 2.7%। लेकिन आज की पारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रही, इट्स बजाज ऑटो। याद रखिएगा बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो अगर ये क्लोज आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये इसके करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर होगा। इससे पहले का इंट्राडे हाई जो था दैट वाज 43.41, वो बहुत पहले का एक समय है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जब एक्सपोर्ट मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग था पोस्ट कोविड। जून 2021 का इंट्राडे हाई था। बट जहाँ तक क्लोज का सवाल है, इससे पहले का जो बेस्ट क्लोज था मेरे ख्याल से अभी वो 4-5 दिन पहले का ही था, इट वाज 4292। तो ये एक स्टॉक ऐसा बजाज ऑटो जिसने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस के साथ अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होता हुआ। प्रशांत, बहुत संक्षेप में कोई कॉल कैरी करनी चाहिए? हमारे पास शुक्रवार है और सोमवार है। अगर सोमवार को काटने की क्षमता हो तो कोई कॉल कैरी करेंगे बजाज ऑटो की, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। जी थोड़ा सा वीरू जी, मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 4320, बिल्कुल मेक और ब्रेक है, तो मैं आज अवॉइड करूंगा। और कल अगर ओपनिंग के बाद ये 4325 के ऊपर सस्टेन करे तो जो आइटम मनी कॉल होगी 4300, इसमें हम एंटर कर सकते हैं। आज के लिए मैं वेट करूंगा, ये डिसीजन मैं कल लूंगा। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे 4321 डे हाई पे जाके क्लोज होता हुआ, ऑल टाइम हाई पर। इस बीच एक बार स्टॉक लेके आइए फिर बाटा 2% ऊपर, एक अच्छा पुल बैक और आखिरी तक ये पुल बैक कायम रहा। बस बजाज ऑटो की बाटा की इस क्लोज के पीछे अगर कोई टेक्निकल अगर आप देखें चीज़ अच्छी है, वो है कि 10 नवंबर 2022 के बाद ये पहली बार स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बंद होता हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोज। और आज सुबह सुबह जो हमने बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का उल्लेख किया था, जिसमें कंटेनर कॉर्प का, ये 6 अक्टूबर 2022 के बाद एक नए लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में जाकर आज प्लेस हो गया। आज काफ़ी पेन था, मतलब पिछले 4-5 सेशन से, लेकिन ये इस दौर का एक नया लो का। चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं वॉल पे, बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। वीरू, थैंक यू। बस उससे पहले मैं ये कहूँगा एक चीज़ कि ये जो क्लोज है ये अभी भी थोड़ी सी इनडिसाइसिव मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक एक्सपायरी का एंगल था। कल मेरे ख्याल से आपको एक ट्रेंड मिलेगा, लेकिन लास्ट के 30 मिनट की एवरेज ली जाएगी तो एडजस्टेड क्लोज जो है वो एकदम टच एंड गो है कि ग्रीन में होगा या रेड में होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी कंफर्टेबली ग्रीन में रहेगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन चलिए फिर वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेंड्स रहे। सबसे पहले तो इंडिसेस की बात हो जाए, निफ्टी करीब 6 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 115 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 73 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट, निफ्टी आईटी करीब 0.2% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स पे लेकर आते हैं एक बार, जरा स्मॉल कैप इंडेक्स का क्लोज देख लेते हैं कहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन 1500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1300 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, तो 1:1 एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट। स्मॉल कैप इंडेक्स भी एकदम फ्लैट बन। आईटी की बात होगी। उसके अलावा मेटल्स में आज अच्छी तेज़ी थी, मेटल्स लेकर आते हैं। और उसके अलावा आज हालांकि सेकंड हाफ में मेटल्स में डिक्लाइन आया करीब 0.4%। एफएमसीजी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आज, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो, ये दो स्टॉक्स जो दो सेक्टर्स जहां पर थोड़ा प्रेशर था। निफ्टी एफएमसीजी करीब 0.4% नीचे, निफ्टी ऑटो मारुति की वजह से थोड़ा सा ग्रीन में आया और टाटा मोटर्स में भी तेज़ी थी, इसकी वजह से थोड़ा ग्रीन में आया, लेकिन उस वजह से ये एक मूव फार्मा इंडेक्स में। अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी थी, कहाँ पर मंदी थी। तो सबसे तेज़ स्टॉक आज एनटीपीसी करीब 1.5% ऊपर, आज सुबह इसकी चर्चा भी हुई थी, सुबह स्ट्रॉन्ग लग रहा था ये। अदानी पोर्ट्स में बाइंग थी। एशियन पेंट्स ने पिछले 3-4 दिन में एक अच्छा मूव दिखाया है, शायद क्रूड के गिरने का एक इम्पैक्ट यहाँ पर। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक्स में तेज़ी। एसबीआई, लार्सन एंड ट्यूब्रो, विप्रो, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर क्लियरली तेज़ी बन रही थी। आज मंदी कहाँ पर थी, बात हो गई थी डीवीएस की, 4% नीचे रहा ये स्टॉक। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर गिरावट 1.5% नीचे। आयशर मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग थी। सन फार्मा, ओएनजीसी, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक्स जहाँ पर आपको आज डिक्लाइन दिखी। लेकिन ओवरऑल करीब 4 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये एडजस्टेड क्लोज जो है निफ्टी की वो 1 या 2 पॉइंट नीचे ही दिखा दे, अगर वो अभी और 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और बैंक निफ्टी करीब 138 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। तो ये
इस समय का आज का लेखा जोखा मार्केट का एटलीस्ट लार्ज कैप्स को लेकर डिसेंट क्लोज, लेकिन एक्सपायरी दिन था और जैसा हमने डिस्कस किया यूएस फ्यूचर्स में दबाव है, तो देखते हैं कल सुबह किस तरीके के क्यूज मिलते हैं। अब एक काम करते हैं, अब जरा सुबह जो सीधा सौदा की टीम्स डिस्कस हुई थी वो दोनों टीम्स लेकर आते हैं। सबसे पहले आशीष की टीम के आउट परफॉर्मेंस देखते हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में सर्किट लगा, मैस्टेक सुबह सुबह चुना गया था, वहाँ पर एक अच्छा मूव 11.5%। ICICI सिक्योरिटीज़ के नंबर्स खराब थे, ये बात हुई थी सुबह, और NBCC यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। नीरज की टीम लेकर आते हैं आप और देखते हैं कि उनकी टीम में क्या आउट परफॉर्मेंस रहे। ओरिएंटल होटल्स, कॉनकोर, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डिक्सन टेक पर आज सुबह उन्होंने एक नेगेटिव व्यू लिया था। तो ये आज की सीधा सौदा की आपकी टीम। वीरू जी अनुज, तो एक शांत क्लोजिंग और दायरे बंद, जैसे कहते हैं ना, सुबह सुबह जब दायरे की बात हुई थी अनुज, ठीक उस दायरे के बीचों बीच ये क्लोजिंग आती हुई और डिफेंड हो गया वो फिर से 17,777 का लेवल। और समीकरण आपकी स्क्रीन पे थे, डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा अच्छे खासे दबाव में है। कल के समीकरण क्या होंगे, क्या अप्रोच हो आपकी, कल से याद रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है। तो इंडस्ट्रीज पे अप्रोच, वॉल स्ट्रीट के संकेत, स्टॉक्स एंड न्यूज़ सब कुछ लेके सुबह सुबह पहले मॉर्निंग कॉल में और फिर 8 बजे अनुज, मैं, आशीष, नीरज जी और हर्षदा होंगे मुनाफे की तैयारी लेके हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot.